तो भारत की मृदा पे बात चल रही है। मृदा के प्रकार। क्या एटलस में मृदा का मानचित्र होता है? जल्दी से देखेंगे भारत की मृदा का मानचित्र एटलस में। भारत की मृदा का मानचित्र देखेंगे एटलस में। भारत की मृदा का मानचित्र देखेंगे एटलस में। मुझे आपकी आवाज आ गई? अगर मुझे आ रही है तो आपको भी आ रही होगी। मिला या नहीं मिला? जल्दी से एटलस खोलो। ये सब कोई काम नहीं आएगा, ये लाइनें लकीरें खींच रही हो, नोट्स की लकीरें। मिला या नहीं मिला? जल्दी से। तो कल हमने 8 प्रकार लिख लिए थे, मृदा के 8 प्रकार। तो उन 8 प्रकारों में, जल्दी से, उन 8 प्रकारों में कौन से प्रकार आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं? अरे कंटेंट पेज में चले जाओ। मिला नहीं मिला? आंसर वाली एटलस में है? मृदा है, मृदा नहीं है। वनस्पति है आंसर वाली एटलस में। वनस्पति, भारत की वनस्पति नहीं है। एग्जाम में आती है वनस्पति पे प्रश्न आते हैं, मृदा पे प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं? और फिर आपको इस एटलस में नहीं है, मैं इसी के सहारे चलूंगा तो गड़बड़ होगी। क्या विश्व के मृदा या विश्व के वनस्पति जलवायु क्षेत्र हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि एटलस, इसलिए मैंने कहा कि क्लास में आपसे आग्रह करूंगा कि आप ले लीजिए अगर आपके पास कोई और नहीं है तो। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जल्दी से बताइए। बेटा सिंचाई का मुझे कुछ नहीं लेना है। आप देखिए कॉपी में लाइन खींच रहे हैं, आपके पास दूसरी एटलस है, ली है, खरीद लीजिए, आग्रह है। बेटा आप इतने सुंदर नोट्स बनाएंगे, पास कैसे होंगी? जो चीज सिलेबस में वो आनी है हम देखेंगे ही नहीं। मतलब अब तो ये बात, ये बैच तो हो गया ना 4-6 महीना, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसको लाइए, उस चीज को लाइए, सबसे आग्रह है। ठीक है। तो पीछे पंखा, हवा, बिजली सब ठीक है या नहीं है? ठीक है या नहीं? एक साथ समूह में ना बोले। ये एसी चलते चलते क्या बंद हो गए? चल रहा है? सारे चालू है ना? सारे चालू रखिए। ठीक है। तो पहली बात आपको उसमें देखना है, आपको एक कॉपी लेनी है। और अब तो आप भारत का मानचित्र जानते ही जानते हैं। देखिए कितने लोग आ, हमारे जलोढ़ मैदान या जलोढ़ मृदा जो है, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा क्या होती है? एलुवियल सॉइल के राज्य बताइए। सिर्फ उसी मानचित्र को देखकर राज्य बताइए, कौन कौन से राज्य में होगा। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बोल लीजिए, वरना फिर याद करना पड़ता है। आप भी बोलिए, कोई दिक्कत है? मुझे क्यों घूर घूर के देख रहे हो भाई? एटलस देखो। एटलस नहीं है तो पड़ोसी की देख लो, ऐसी क्या बात है? ठीक है। अब दूसरा मैं पूछ रहा हूं आपसे, काली मृदा के लिए राज्य बताइए। महाराष्ट्र है? केवल महाराष्ट्र है? नहीं, मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है या नहीं है तेलंगाना? तेलंगाना में वो जो ऐसा लग रहा है कुछ निकला हुआ है बाहर को, उंगली सी है, वो कैसे निकला, कैसे? ये तो ऐसा क्षेत्र है ना, इस तरह का क्षेत्र होना चाहिए, ऐसे निकल के क्यों आ रहा है?
ऐसे मैग्मा इस तरह से क्यों फैला है? जल्दी से हाथ खड़ा करके अनुमान ही तो लगाना है आपको। हाँ जी, नदियों से। तो वो क्या है, वो अपर्दित है। यहाँ पर क्या था, ये तो बसाल्ट था ही था, ये यहाँ अपर्दित हुआ, लेकिन गोदावरी आएगी, कृष्णा आएगी तो उसके कर्ण लेकर आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर मैं कहूं ये काली मिट्टी और ये भी काली मिट्टी, दोनों मिट्टी क्या है, काली मिट्टी, क्या मैं कह सकता हूं ये उच्च भूमि काली मिट्टी है? उच्च भूमि काली मिट्टी है। और ये क्या है, निम्न भूमि या मैदानी काली मिट्टी है। ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अगर मैं कृषि के लिए मिट्टी की बात करता हूं तो काली मिट्टी अक्सर चिकनी मिट्टी होती है, उसकी अभी हम बात भी करेंगे, रेगुर मिट्टी जो होती है। ए और बी में अगर मुझे चुनाव करना हो कौन सी मृदा बेहतर है? बी। क्यों बी? नदियों ने उन्हें तोड़ा होगा, उनके कर्ण जो हैं बदले गए होंगे कि नहीं बदले गए होंगे? और फिर वो अपने स्थान को छोड़कर, जहां पर उसका पैतृक पदार्थ था उसको छोड़कर बाहर आ गई है, ट्रांसपोर्टेड है, उसमें और भी चीजें मिली होंगी, मिश्रित हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, जो ऊपरी सतह का है वो एक तरह से, क्या मैं कह सकता हूँ, एक तरह से बांगर है, पुराना है, उसमें जो जो भी उसकी उर्वरकता है धीरे धीरे वो कम भी हो रही कि नहीं हो रही? तो ये थोड़े से लॉजिक जरूर लगाने चाहिए। तो इसलिए तेलंगाना में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात के कुछ हिस्से और मालवा का पठार भी काली मिट्टी रखे हुए। लाल मिट्टी कहाँ पर है? लाल मिट्टी के राज्य बताइए। तो एक तो मुझे पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में लाल मिट्टी है। उसके अलावा जो हमारे शील्ड के क्षेत्र थे वहां पर भी दिख रहे हैं। तो राज्यों के नाम में अगर हम दक्षिण से चलें तो हमारी धारवाड़ शील्ड जो थी तो कर्नाटक में आएगी कि नहीं आएगी? कर्नाटक में आएगी। कुछ हिस्सा हम दक्षिणी हिल कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो तमिलनाडु में भी आएगा और केरल में भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तेलंगाना में भी आएगा, तेलंगाना में भी हमारे पास है। पूर्वी घाट भी एक शील्ड था, वो भी आएगा। और जब हम झारखंड की तरफ जाएंगे तो वो भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तीन मृदा राज्यों को अगर याद करना हो, एक तो होता है याद करना, अगर किताबों में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जो बुकलेट हम देंगे उसमें ज्यादा लिखा हुआ होता है इस राज्य इस राज्य इस राज्य, बट मोटे तौर पर क्या हमें समझ आया कि नहीं आया? तो अगर हमने ये चित्र देखा हुआ है, हमने इतना पढ़ लिया, पूरा का पूरा हमें आधार पता है, भारत की जो भूगर्भिक आधार है, तो हम उसी से तो बनता है। चट्टानें बनती किससे हैं? भूगर्भ की प्रक्रियाओं से। और उन चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है। जब हम भूगर्भ की प्रक्रिया समझ गए, जब हम चट्टानें समझ गए, तो मृदा समझने में क्या दिक्कत है? तो मृदा भी हमारे पास हो गई। इसमें एक विशेष मृदा है लेटराइट मृदा। क्या है वो? पहले तो कोड देखिए कौन से रंग का है लेटराइट मृदा, कहीं लिखी है? दी हुई है। कहाँ पर है? केरल के तटीय क्षेत्र में थोड़ी सी एक पट्टी दिखाई दे रही है, और कहीं पूर्व में भी दिखाई दे रही है। पूर्व में झारखंड के आसपास दिखाई दे रही है, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं अभी तक जो तीन हमने देखे थे, जो हमने तीन मृदा क्षेत्र देखे थे, जिनमें जलोढ़ मृदा देखी, काली मिट्टी देखी, लाल मिट्टी देखी, और अब जब लेटराइट दे रहे हैं, लेटराइट ज्यादा छितराई हुई है, ये बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं है। यानी ये कुछ विशेष परिस्थितियों में बनती होंगी। ये किस में बनती होंगी? विशेष परिस्थितियों में बनती होगी, तो उसकी भी हम बात करेंगे। कहीं पर मरुस्थलीय मृदा लिखी है, सलाइन। कहाँ पर है मरुस्थलीय? वो एक क्षेत्र, वो भी छोटा क्षेत्र हो गया। तो अपने दिमाग में भारत की मृदा, ये कल भी बताया, आज भी दोहरा रहा हूँ, एक तरह से दोहरा ही रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में उसका चित्रण हो जाए। मेरी अपेक्षा ये रहती है कि आप जो है घर से पढ़ के उसे याद भी करके आए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आते, इसलिए दोहरा रहा हूँ। ठीक है। चार हो गए या पांच हो गए? चार क्यों हो गए, पांच हो गए? गिनती तो गिन लो। याद तो मैं ही कर रहा हूँ, रिवाइज तो मैं कर रहा हूँ। छठा क्या है? कहीं पे है सलाइन, एल्कलाइन, सलाइन, लवणीय या क्षारीय लिखा है? ये तो दिख ही नहीं रहा है। सलाइन, एल्कलाइन। क्यों? क्योंकि ये समुद्र किनारे, समुद्र किनारे सागरीय प्रवाह से अगर कहीं पर सागरीय जल आ जाता है भूमि में तो वो मृदा को खराब करेगा। इसी में हमने पर्वतीय, पर्वतीय दी हुई है कहीं पर?
पर्वतीय या फॉरेस्ट, वो कहाँ पर है? वो तो फॉरेस्ट जहाँ पर है वहीं पर हो जाएगा, दक्षिण में भी हो जाएगा। एक आखिरी क्या बची? दलदली। दलदली के कोई क्षेत्र हैं यहाँ पर? तो दलदली भी सीमित क्षेत्र है। गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में हो सकता है, बट दलदल और भी बहुत सारी जगह पर हो सकता है, तो वहां पर वो होती। तो ये मानचित्र हो गया। ठीक है। आज जब बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो अब हम मेरे ख्याल से भारत के भूगोल में काफी, भौतिक भूगोल तो इसका, भारत का भौतिक तो वनस्पति के साथ खत्म हो जाएगा। तो मुझे अब ये है कि प्रीलिम्स के लिए तो आपकी जो समझ विकसित होनी चाहिए वो तो हो गई, मेंस के लिए उत्तर लेखन कैसे करें, है ना? और उत्तर लेखन में आप सभी लोगों का एक, बुरा मत मानिएगा, रोना है कि भैया हम उत्तर लिख नहीं पाते हैं। इस रोना धोना को बंद कर दीजिए, उत्तर लिखा जाएगा। एक ही चीज हो सकती है, तो उत्तर लिखेंगे या रोना धोना करेंगे। तो रोना धोना ज्यादा है, रोना धोना ज्यादा है। उत्तर का ए, उत्तर का बी और उत्तर का सी, तीन चीजें होती है उत्तर लेखन में। पहला होता है उत्तर से संबंधित जानकारी, कंटेंट। कंटेंट हो सकता है, उससे संबंधी डेटा या आंकड़े हो सकते हैं। कंटेंट जो उसकी सामग्री उत्तर में जो जानी, डेटा हो सकता है, आंकड़े हो सकते हैं, कुछ नाम भी हो सकते हैं, कुछ स्थान भी हो सकते हैं जिनको याद करना होता है। ये क्या करने होते हैं? ये मेमोराइज करने होते हैं। क्या करने होते हैं? मेमोराइज। उत्तर का पहला चरण ये है। तो छात्र आते हैं, सर मैं सब कुछ समझ लेता हूँ, मैं उत्तर नहीं लिख पाता हूँ, और फिर रोना रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? लो रुमाल लो, क्योंकि आंसू से तो आंसर नहीं लिखा जा सकता। सर समझ सब आता है सर। देखिए समझ सब आता है, आप मुझसे बात करने से पहले अपनी पीठ थपथपाना चाह रहे हैं कि सर मुझे समझ सब आता है, मेरे पास योग्यता है। पहले बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? तो समझने को कहा है क्या? आपको याद होना चाहिए, आपको याद ही नहीं होता है। सर वो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में वो टाइटेनियम का वो होता है, उससे जो है काली हो जाती है। मुझे समझ में आ गया। समझना क्या था? याद करना है काली मिट्टी। तो मुझे समझ में आ गया काली मिट्टी बसाल्ट पे होती है। समझना क्या है? ये तो शिक्षक की पढ़ाने की पद्धति में ही है, ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहे ना। अगर हम ये कहते कि इस बोतल को उछालना है, ये बोतल छत से टकराएगी, छत से टकराकर ये मुड़ेगी और नीचे गिरेगी, किस गति पे ये टेबल पे लगेगी, वी बताओ। मुश्किल है, फिजिक्स लगेगा। ठीक है, इसकी गति बताओ। फेंकी थी, उससे टकराई, टकराने के बाद और गति मिली, नीचे टेबल पे किस वेलोसिटी पे गिरी वो बताओ, या कितने समय बाद आएगी। मेहनत का काम है, ये विज्ञान के छात्र करेंगे। पर अगर ये कहा जाए कि बसाल्ट आसानी से अपर्दित हो जाता है, इसमें टाइटेनियम के कुछ पदार्थ होते हैं जिससे इसके अपर्दित होने से जो इसके कण बनाते हैं वो एक चिकनी मृदा बनाते हैं, उसको काली मिट्टी कहते हैं, काला रंग टाइटेनियम। तो इसमें क्या समझना था? इसमें यही चीज याद होनी चाहिए। तो उत्तर का रोना का इलाज क्या है? ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं है। फिर चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राज व्यवस्था हो। तो राज व्यवस्था समझ सब आ गया, बहुत बढ़िया प्रावधान है हमारे संविधान में सर, ये अब उत्तर नहीं लिख पाते। आपको संविधान का वो प्रावधान याद होना चाहिए, वो अनुच्छेद याद होना चाहिए। उस अनुच्छेद के ऊपर अगर किसी न्यायालय में कोई केस हुआ है वो भी याद होना चाहिए, उसकी तारीख भी याद होनी चाहिए, उसमें क्या निर्णय पे आए गए उस पर भी, और उसकी क्या आलोचना है वो भी याद होनी चाहिए, तब तो उत्तर लिखोगे। आप नए नए आए और आपने एक पीजी लिया यहाँ पर मुखर्जी नगर में, वहाँ रसोई की भी व्यवस्था थी, खाना वाना आप सब कुछ बना सकते हो, लेकिन वहां पर रसोई में कुछ भी नहीं है आपके पास। उन्होंने गैस का चूल्हा दे दिया, बर्तन दे दिए, ना आपके पास सब्जी तरकारी ना कुछ और आप जो है रोज रो रहे हैं, खाना तो देखो बाहर का खा के तबीयत खराब हो रही है, घर का खुद ही बनाना चाहिए, क्या करूं? सब्जी लाओ, काटो, आंच जलाओ और तरकारी बनाओ। अब सर ये तो बड़ी मेहनत का काम है सर। सर बाहर समोसा सस्ता मिल जाता है, समय भी बचता है। सर मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, आपने सही कहा कि बाहर समोसा मिल जाता है, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा समय बचता है। ये तो आपने समय बचा लिया, किस चीज के लिए बचाया?
पढ़ने के लिए बचा है ना। अब पढ़ने में आकर कहते हैं सर ये खुद से बनाना पड़ेगा आंसर, इस समोसा की तरह आप नहीं बना दीजिएगा। यहां भी बचा रहा है। अब किसके लिए? टिकटॉक रील, वो तो बना नहीं रहे हो, रील ही बना लेते। तो अब क्या है, सिर्फ चिंता करने के लिए, सिर्फ रोने के लिए। मैक्सिमम टाइम हम रो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, शब्द कह रहा हूँ, रो रहे हैं। हकीकत ये है। इतने इतने समय से हम जब ये सुनते हैं, क्योंकि जो छात्र करने वाले हैं वो पहला कदम हमेशा उठा लेते हैं ए। आप बताइए ईमानदारी से, आपके 6 8 9 10 महीने जो भी हो गए केजीएस में, जो भी आपके शिक्षकों ने कराया, जो नहीं कराया वो आगे की बात है, जो भी कराया है क्या वो आपने याद किया है कि नहीं किया? अगर याद नहीं किया तो बच्चों हमारा उत्तर लेखन का कच्चा माल ही नहीं है। तो इसमें कैसे बुरा मान सकते हैं आप, ये बताइए मुझे। अपना दुख भी महसूस कर रहे हैं कि मुझसे नहीं लिखा जा रहा, और जब आपको इसका इलाज करना है तो उत्तर लिख लीजिए। सर पर हमारा तो सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है सर, हम याद नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या आप 1 घंटा उत्तर लेखन के लिए निकाल सकते हैं? 1 घंटे में एक विषय ले लीजिए, जो भी लेना, जो आपकी पसंद का सहज विषय है वो ले लीजिए। अर्थव्यवस्था अगर मुश्किल लग रहा है तो इतिहास ले लीजिए, भूगोल अगर मुश्किल लग रहा है तो राज्य व्यवस्था ले लीजिए, जो आपको सहज लग रहा है वो ले लीजिए। 1 घंटा, 1 घंटा निकाल लिया। अब मैं राज्य व्यवस्था का उत्तर लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है। उत्तर प्रश्न आया हुआ पीवाईक्यू में इमरजेंसी के प्रावधान पर, ठीक है, आपातकाल के प्रावधान पर। तो क्या होगा, मैं अपने शिक्षक ने जो आपातकाल पे पढ़ाया या मेरे पास जो किताब मिली है उसमें आपातकाल पे वो क्या है, मैं उसे पढ़ूंगा। 20 मिनट में वो सारा पढ़ लूंगा और उसके बाद 20 मिनट उसे याद करूंगा। अब बताइए, पूरा भूगोल की कोई चिंता करनी है उस समय? नहीं करनी। इतिहास की कोई चिंता करनी है? नहीं करनी। मैं राज्य व्यवस्था के उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहा हूं। मैंने पढ़ा, शिक्षक ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, मेरी समझ भी आया। उसके बाद मैंने 20 मिनट क्या किया, उसे याद भी किया। याद किया ये प्रावधान है, इस संदर्भ में ये अनुच्छेद आया, और यहाँ पर ये अनुच्छेद यहाँ लागू होता है, अगर इमरजेंसी लगानी हो तो ये प्रावधान है, हटाने के लिए क्या होगा, इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, क्या इसमें चीजें होंगी, वो सारी चीजें आपने कर ली। अब उस प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। ए नहीं होता इसलिए उत्तर लेखन नहीं होता, और ए कभी भी नहीं होगा, विश्वास कीजिए। आप पूरा सिलेबस जो मेंस भी देने जाते हैं, पूरा सिलेबस बहुत ज्यादा याद नहीं हो पाता है। तो हम मुख्य बिंदु करना शुरू करते हैं। तो अब जब आप विश्व का भूगोल मेरे साथ कर चुके हो, भारत भूगोल भी हमने काफी डिटेल में, मेरे ख्याल से 10 12 क्लास हो गई कि नहीं होगी? 16वीं क्लास है, तो 16वीं क्लास में तो बिल्कुल हमें कुछ लिखना चाहिए उसमें। तो पहला क्या है, कहाँ फंस रहे हैं? ए में फंस। तो अगर अगर कोई आपको आईना दिखा रहा है, तो कोई शत्रु तो नहीं है। मैं चाहता हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन अप करें कि उत्तर लेखन क्षमता है, पर उत्तर लेखन के लिए जो पहली सामग्री वो मेरे पास नहीं है, और अगर ये सामग्री मुझे ग्रहण करनी है तो अभी सीमित मात्रा में करेंगे। अभी तो नेट प्रैक्टिस है ना, अभी तो नेट प्रैक्टिस है। और ये मैं पहले बैच को नहीं कह रहा हूं, मैं हर बैच को कहता हूं। आप पहले नहीं है जो मुझे सुन रहे हैं, इस बैच में भी 1% लोग इस पे काम करेंगे, जिसमें मैं बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाला हूं कि भाई 99% लोगों ने काम नहीं किया। क्योंकि सच्चाई ये है कि 1% लोग काम करते हैं, उस 1% का 1% पास होता है। तो पहली चीज तो ये ए हो जाए, ठीक है। दूसरा आता है, ए जब आपके पास है तो इसमें आपकी लेखन कौशल आ जाता है। अब लेखन कौशल को हम बहुत बड़ा वो बनाते हैं, तो छात्र क्या कहता है, सर मेरा ना बी कमजोर है। सुनो, बी कमजोर होता ही नहीं। जब तक ए नहीं है तो बी खुलता ही नहीं। ये कहना मुझे खाना बनाना आता है बस, लेकिन रसोई में नहीं घुस रहा हूँ। क्या बहाना बना रहे हो यार, वो तो खाना खा के जब मेरी जान जाएगी तुम्हारे हाथ का खाना है, तब पता चलेगा तुम खाना क्या बनाते हो, भूल क्या दे रहे हो। ये तो बहाना है कि सर मेरा लेखन कौशल कमजोर है। अभी मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो सारे जीवन अंग्रेजी ही पढ़ा हूँ, सारे जीवन अंग्रेजी ही पढ़ा हूँ, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हूँ। आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास आपसे बात करने के लिए हिंदी का वाक्य संरचना है, तो यानी मेरे पास लेखन कौशल है। लेखन कौशल का मतलब क्या है, आपको वाक्य लिखने आने चाहिए। वाक्य लिखना आता है कि नहीं सबको? सर मेरा यही कमजोर है। कैसे कमजोर है, कैसे कमजोर है? अभी अपनी प्रेमिका से बात करो, मैं रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपके पास सारे वाक्य थे, बल्कि जब उसने
सवाल पूछा तो उसका जवाब भी तुमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके दिया। सर वो भूगोल में दिमाग नहीं चलता, तो किसने का भूगोल करना है, खिलाड़ी बन जाओ भाई। आईएएस की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा में यूपीएससी ने कहा विषय आधारित आपको शिक्षक बताएंगे, आपको अपनी भाषा में अपने वो रखने। हाँ, भाषा में संवर्धन जरूर कर सकते हो। एक तो औपचारिक भाषा बोलनी पड़ेगी कि नहीं। तो औपचारिक भाषा का उदाहरण कहाँ मिल जाता है, एनसीईआरटी में मिल जाता है। उसके बाद आपकी भाषा में अगर शब्द तकनीकी होंगे, बेहतर होंगे, तो वो ज्यादा प्रभावी होंगे कि नहीं होंगे। तो वाक्य हो गया, पहली चीज तो वाक्य बनाने आने चाहिए। अब वाक्य बनाना कब सीखा, स्कूल में सीखा है कि नहीं सीखा है, और स्कूल से पहले ही घर में सीख लिया है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वाक्य नहीं बना सकते, लेखन कौशल मुझ में नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर जो आता है लेखन कौशल में, एक तो वाक्य आते हैं और उसके बाद विचारों की एक लय, एक लयबद्ध तरीके से आपके वाक्य आपके विचारों को प्रस्तुत करते दिखने चाहिए। और ये लय कुछ होती नहीं है, ये लय आपका प्रश्न बताता है आपको। अगर आपको प्रश्न की समझ आ गई तो लय अपने आप हो जाएगा। भारत सरकार की नीतियों का, भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करिए, एक लय बनेगी। भारत सरकार की नीतियों की प्रशंसा करिए, दूसरी लय बनेगी कि नहीं बनेगी। भारत सरकार की नीतियां आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी, तुलनात्मक आकलन, फिर एक लय बनेगी। तो ये कहना कि सर मेरे पास लय नहीं है, कैसे मैं अपने विचारों को, प्रश्न बताएगा। अगर प्रश्न आपसे रोमांटिक चाहता है तो रोमांटिक लय बनाओगे, कॉमेडी चाहता है तो कॉमेडी बनाओगे, ट्रेजेडी चाहता है तो ट्रेजेडी बनाओगे। सब कुछ हो सकता है। बट ये कब खुलेगा ये दरवाजा, जब ए होगा। आप लोग किस उम्मीद में हैं, पूरा पूरा सिलेबस खत्म होगा, फिर जाकर एकदम मुझे जो है 3 महीने के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा, मैं गुफा में बैठकर सारी चीजें रटूंगा, उसके बाद मैं उत्तर लेखन आऊंगा, फिर उसके बाद मैं टॉपर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर सी क्या है, छात्र भी मेरे हैं, भाषा भी मुझसे ग्रहण की है, सभी लोग अगर मेरा रटाया हुआ उत्तर लिख आएंगे तो आपकी विशिष्टता कैसे पता चलेगी। सभी लोगों को अगर मैंने एक उत्तर लिख के दे दिया तो सभी लोग वही रटा रटाया लिख के आएंगे कि नहीं आएंगे। आपकी विशेषता कैसे होगी। यूनिवर्सिटी में तो हम कुंजी पढ़ के पास होते थे कि नहीं होते थे। वही कुंजी वही गाइड बुक वो पढ़ी, एज इट इज लिखा है, एज इट इज लिखा है, और हम पास हो जाते थे। यहाँ तो प्रतिस्पर्धा है देश के सर्वोच्च उसके लिए, तो आपकी विशिष्टता देखेगा कि नहीं देखेगा कि इस व्यक्ति में, इस छात्र में, इस छात्रा में, इसकी उत्तर की कॉपी में क्या विशेष है। और अगर उसके मुंह से निकल गया अरे वाह ये हुआ ना, तो आप टॉपर हो गए। तो ये विशिष्टता कैसे आएगी सर, विशिष्टता आएगी अपनी शैली, अपनी शैली, लेखन शैली ढूंढिए। सर ये कैसे ढूंढते हैं, ए और बी के बाद आएगी, ए और बी के बाद आएगी। ए और बी नहीं है अपने स्थान पे तो ये आती ही नहीं है। छात्र क्या करता है, छात्र यहां से एक चमकदार सुंदर सा उत्तर देखता है, बोलता भाई ये वाला उत्तर लिखना है। मास्टर ने भी वो एक दो उत्तर सैंपल जो बाहर बिक रहे हैं बाजार में वो इसीलिए बनाए गए। आपको लगता है फिल्मों में या ये जो सिनेमा जगत में जितनी भी आप चीजें देखते हैं ये सब हकीकत होती, क्या उनके चेहरे वास्तविकता में ऐसे दिखाई देते हैं, नहीं। क्या वो जो एक्शन आपका हीरो जो है हवाई जहाज से कूद के नीचे जो है घोड़े की कमर पे गिरता है और धक 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 करके विलेन को मार देता है, ऐसा होता है क्या। वो सब नकली होता है या नहीं होता है, वो सब नकली होता है। पीछे ग्रीन स्क्रीन पे बना के सब कुछ किया जाता है ना, सारा स्टंट। तो वो जो उत्तर आपके लिए वहां पे रखा गया है वो उत्तर क्या है, प्रचार का माध्यम है। वो उत्तर कैसे लिखा गया है, किताब भी खोली गई, हाँ बढ़िया वाक्य लो, सुंदर भाषा, वो वास्तविकता में लिखा ही नहीं जा सकता। वास्तविकता में क्या लिखा जाएगा, आपके रियल उत्तर लिखे जाएंगे, वहां आपकी शैली आएगी, वहां आपकी शैली आएगी। वो नोट्स भी इसलिए आप नहीं देखते हैं कि वो नोट्स सारे उसी इंस्टीट्यूट के बिक रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई नाम नहीं मेरे दिमाग में है, बट वही चीजें सब तो सेम ही लिखवा रहा होता है। नदी है, गंगा नदी है, 25-25 वही वाली बात लिखी होगी। लेकिन आप उस नदी को कैसे देख रहे हैं, आप उस नदी को कैसे देख रहे हैं, आप अपना विचार कैसे लेकर आ रहे हैं, ये विशिष्टता है। और विशिष्टता का एक खास स्थान होता है,
आपके उत्तर में एक खास स्थान होता है जहां एग्जामिनर से आप वहां बुलवा सकते हो, वो है आपका इंट्रो और कंक्लूजन। ऐसा विचार, ऐसा विचार अपने पाठक पर आप छोड़ सकते हो, प्रभाव छोड़ सकते हो, अरे वाह इसमें कुछ खास है। अब छात्र जो रो रहे हैं वो ये कह रहे हैं सर समझ सब आता है सर, लिख भी सब सकता हूँ, बस इंट्रो कंक्लूजन नहीं आता। अरे किसका मूर्ख बना रहे हो भाई, ना ए है ना बी है। और तो देखिए एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया केसरिया खीर बनानी थी, अपने पास ना केसर नहीं है। तो ना तो तेरी गैस में चूल्हे पे गैस है, ना तेरे पास बर्तन है, ना तेरे पास चावल ना दूध, केसर की वजह से केसरिया खीर नहीं बनवा पा रहा। हम ही मिले पगले। बड़े मजे से एकदम मासूम, सर मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ सर, केसर नहीं है सर, इसलिए जो है मेरा आंसर अच्छा नहीं हो रहा। पहले सर लाओ, फिर केर जुड़ेगा उसमें, फिर केसर बनेगा। समझ में आया? तो सभी लोग अपने उत्तरों को, अगर आपको उत्तर लेखन करना है तो विषय का अंत होने का इंतजार मत करिए। आपने भारत की जो फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं, हमने पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, मैदान देख लिए, अब मृदा भी देख रहे हैं, इनको उठा लीजिए, उठा के थोड़ी देर रट के देखिए। अब जब रटते हैं तो ये ख्याल आता है यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे रट पाएंगे। इस चक्कर में हम वो भी नहीं करते। विश्वास तो करिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बिंदु ऐसा आएगा जो आपने अनुभव नहीं किया है, जो बच्चे पास हुए हैं उन्होंने अनुभव किया। अगर आपने सिद्धार्थ का भी इंटरव्यू सुना हो, सिद्धार्थ ने कहा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को याद किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे विचार जो कई उत्तरों में, कई विषयों में लग सके। एक ऐसा उदाहरण लो जो अर्थव्यवस्था में भी याद यूज हो जाएगा, और भूगोल में भी यूज हो जाएगा, और पर्यावरण में भी यूज हो जाएगा। इस तरह की चीजें लेते हैं और वो उसे याद कर लेते हैं, वो कई जगह पर लगाते हैं, कई जगह पर लगाते हैं। तो बहुत से टॉपर्स जब ये काम करते हैं, पहला कदम क्या होगा? पहला कदम ये होगा कि आप चीजों को याद करना शुरू करेंगे। आप वो याद भी नहीं करें, केवल क्लास में आ रहे हैं और इस उम्मीद से आ रहे हैं कि भाई मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मैं पास होना चाहिए हूँ। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, होने चाहिए। कदम ABC है। आप उल्टा कर रहे हैं, सर इंट्रो कंक्लूजन बता दो, बाकी तो मैं जानता हूँ। कोई नहीं जानता है। जब लिखोगे तो आटे दाल का भाव एकदम पता चलता है। अपनी भाषा से बहुत से छात्र जो मेरे साथ, अब तो मैं इतना नहीं करवाता हूँ, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक WSDP कराता था, तो उनकी एक बड़ी शिकायत होती थी उस प्रोग्राम के बाद। बोला सर पहले उत्तर नहीं लिख पाते थे क्योंकि उत्तर लेखन नहीं आता था, अब भी उत्तर नहीं लिख पाते हैं। हमने कहा क्यों, कोर्स के बाद क्यों नहीं लिख पाते हो? बोले अब गंदा उत्तर लिखा नहीं जाता, अच्छे की तैयारी नहीं होती। क्योंकि आपको पता चल गया गंदा उत्तर क्या है, तो वो गंदा होता नहीं। अच्छे के लिए आपका ए तैयार होना चाहिए कि नहीं? बोले सर कई बार ए तैयार नहीं होता। फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि टुकड़ों में करो उत्तर लेखन प्रैक्टिस। आप यूं समझिए कि आप रोज 1 घंटा व्यायाम करते हैं, वो आपके शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? अगले दिन अगर आपने व्यायाम नहीं किया तो भी पिछले दिन का व्यायाम कुछ तो ऊर्जा रखेगा कि नहीं, आपके शरीर में लचीलापन रखेगा कि नहीं रखेगा? तो व्यायाम की तरह से उत्तर लेखन करें, आपसे आग्रह है, आपसे आग्रह है व्यायाम की तरह। कई बार सुबह उठ के व्यायाम का बिल्कुल मन नहीं करता, होता है कि नहीं होता? आलस भी आता है, बिल्कुल पूरा शरीर कहता है नहीं करना है। यही स्थिति उत्तर लेखन के साथ होनी चाहिए। अब मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, मैं कह रहा हूँ यार तुम्हारी वजह से मैं व्यायाम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते, वरना तुम उठते तो मैं तुम्हारे साथ दौड़ने जाता। वो बेचारा अपनी जिंदगी जी रहा है, मैंने उस पर बिल फाड़ दिया। मास्टर जी मैं उत्तर नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि आप नहीं लिखा रहे हो। अरे ये तो लिखोगे बच्चे, मैं तो डेमो देता ही रहूंगा। तो अब हम 16वीं क्लास में क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि अब से जो टॉपिक हो चुके हैं, देखिए बाकी विषय का जो भी शिक्षकों ने बताया, सभी शिक्षक लगभग सेम ही बात कहते हैं, लगभग सेम ही बात कहते हैं। सबकी शैली और शब्द अलग होते हैं, क्योंकि जो सीरियस शिक्षक है उसे पता है कि इसको पास करने के लिए ये चीजें लगेंगी। आप एक अनुशासन से, अनिवार्यता से, व्यायाम की तरह से एक उत्तर लिखेंगे जो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने हिमालय करे तो हिमालय में जो क्लास में पढ़ाया गया वो पढ़ लीजिए, और हिमालय का जो हमारा हैंड आउट है वो पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ये कहना बंद कर दीजिए समझ में आ गया। कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, समझ में आ गया। समझना क्या था इसमें, क्या था समझना भाई? नहीं नहीं, कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची है, और कंचनजंगा हिमालय
चोटियों में आती है और K2 जो है ट्रांस हिमालय में। सर समझ में आ गया? क्या समझना था? याद करना भाई, याद करना। अच्छा, वो कन्याकुमारी हमारा दक्षिणस्थ नहीं है, दक्षिणस्थ क्या है? ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री 45 मिनट का इंदिरा पॉइंट। समझ आ गया? क्या समझ आया? 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट लिखना आना चाहिए। उसके बाद नीचे कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल है? आ गए सब बराबर? हाँ, कौन सा है? पता नहीं सर आप किसकी बात कर रहे हो, मैं तो अभी जागा हूँ। ग्रेट चैनल, कोकोस चैनल से ग्रेट चैनल। और जितनी बार पढ़ाऊंगा पुरानी शराब, मैं ही अच्छा होता जाऊंगा। जितनी बार पढ़ाऊंगा मेरा तो रिवीजन हो जाएगा, आपका क्या होगा? सिर्फ विजन। हर साल नए बच्चे आएंगे, हर साल नए बच्चों को वही पढ़ाऊंगा, हर साल सारे बच्चे यही होंगे, सर उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं, मर रहे हैं। हर साल हमें पता था इसमें 99 तो कोई सीरियस नहीं है, एक बच्चा सीरियस होगा, हो जाएगा। फिर बहाना भी ढूंढना होता है, सर हिंदी में रिजल्ट नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो बहुत ईमानदारी से आधा घंटा देकर आपको उत्तर लेखन का नियम बता दिया है। 16 क्लास हो चुकी हैं, अब आपके पास शुरू हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे उत्तर नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभ हो जाना चाहिए। जब प्रारंभ करेंगे तो आपको चुनौतियां दिखेंगी और कुछ उदाहरण भी थोड़ी देर में मैं दूंगा। ठीक है, चलिए। तो पहला कुछ लिखना शुरू करेंगे। हमने वो श्रेणियां लिख ली थी कल, कहाँ पे खत्म किया था जल्दी बताओ? 8 की 8 श्रेणी लिख ली थी, ठीक है। उसके आगे लिखिए, मृदाओं में भिन्नता, मृदा के प्रकारों में भिन्नता होने के बावजूद भी, मृदा के प्रकारों में भिन्नता होने के बावजूद भी भारत की मृदा की कुछ चारित्रिक विशेषताएं, भारत की मृदा की कुछ चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, निम्नलिखित है पहला, भारत का मृदा निर्माण उष्ण व उपोष्ण, भारत का मृदा निर्माण उष्ण व उपोष्ण जलवायु, उष्ण व उपोष्ण जलवायु के प्रभाव से हुआ है। तो जलवायु क्या है? ये उष्ण व उपोष्ण जलवायु के प्रभाव से हुआ है। दूसरा, दूसरा, वाहित मृदा को छोड़कर, वाहित मृदा प्रकार, वाहित मृदा प्रकार, वाहित क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेड। दो तरह की मृदा होती है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दो तरह की मृदा होती है, एक वाहित होती है, वाहित का मतलब ट्रांसपोर्टेड, अपने पैतृक स्थान से दूर है, और दूसरी क्या होती है? स्थलबद्ध, उसी जगह पर जहां पर वो है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था? वाहित, वाहित मृदा प्रकार को छोड़कर, वाहित मृदा प्रकार को छोड़कर बाकी अन्य स्थलबद्ध मृदा प्रकार, अन्य स्थलबद्ध मृदा प्रकार भारत के भूगर्भ, भारत के भूगर्भ या भूगार्भिक प्रक्रियाओं, भारत की भूगार्भिक प्रक्रियाओं व शैलों, भूगार्भिक प्रक्रियाओं व शैलों से संबंधित विशेषताएं रखते हैं। तो जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में बने हैं, और अगर हम वाहित मृदा को छोड़ दें तो बाकी सब नीचे से अपने पेरेंट मटेरियल से कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए हैं। तीसरा लिखेंगे, भारत की अधिकांशतः मृदा
भारत की अधिकांशतः मृदा में सामान्यतः सामान्यतः नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमा खनिज लवण एवं जीवांश का अभाव देखा जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला उर्वरक है यूरिया। यूरिया क्या होता है? नाइट्रोजन का होता है। तो भारत की मृदा में नाइट्रोजन का अभाव होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तराई मृदा में, तराई क्षेत्र की मृदा में नाइट्रोजन का अभाव नहीं होता। तराई क्षेत्र की मृदा में नाइट्रोजन का अभाव नहीं होता। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अभाव है पहली चीज। दूसरा क्या है? जीवांश कम होते हैं। जीवांश क्यों कम होता है? जीवांश क्या होता है? ब्रैकेट में ह्यूमस लिख सकते हो। ये ह्यूमस क्यों कम होता है? सोच के बताइए, ह्यूमस क्यों कम होता है? ह्यूमस कौन बनाता है? तो आपके आपके मृत पत्ते या जीव, उनके जो शरीर हैं वो अपघटित होंगे। उनको कौन अपघटित करेगा? बैक्टीरिया करेगा। बैक्टीरिया करेगा। बैक्टीरिया कब तेजी से बढ़ता है? गर्म दशाओं में, आर्द्र दशाओं में, या शीत दशाओं में? आपके घर में जो खाना रखा है, दाल सब्जी, कब सड़ती है? सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में। तो भारत कैसा देश है? उष्ण है, और उपोष्ण है तो गर्मी है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है, उनकी गतिविधि तीव्र होगी कि नहीं होगी? और साथ ही साथ अगर उसमें आर्द्रता आ गई तो और भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? इस वजह से भारत की मृदा में मोटे तौर पर क्या होता है? जीवांश की कमी होती है। जीवांश इज योर ह्यूमस, ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होती है। फिर ब्रैकेट में डालेंगे, एक ब्रैकेट में तो आपने डाला किसमें? तराई में नाइट्रोजन ज्यादा होता है। अब लिखेंगे दलदली, दलदली व पीटमय मृदा में। ये दूसरा एक्सेप्शन है, ये अपवाद लिखवा रहा हूं, बिंदु के साथ अपवाद भी लिखवा रहा हूं ताकि परीक्षा में आप समझ सकें। दलदली व पीटमयी मृदा में जीवांश की मात्रा अत्यधिक होती है, क्योंकि वहां चीजें सड़ रही होती हैं। दलदली व पीटमयी, दलदली व पीटमयी मृदा में जीवांश की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया, तीन बिंदु हो गए भारत की मृदा की चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, ये प्रश्न के हिसाब से कर रहा हूं, क्या प्रश्न आएगा वो अलग हो सकता है। ये पूछा जा सकता है कि भारत की मृदा के प्रकार एवं उसकी विशेषताएं बताइए, तो एक मोटे तौर पे भारत की वो होनी चाहिए। दूसरा लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे कि उच्च भूमि उच्च भूमि क्षेत्रों में मृदा की मोटाई कम, उच्च भूमि क्षेत्रों में मृदा की मोटाई कम व निम्न भूमि क्षेत्रों में मृदा की परत अधिक मोटी होती है। तो ये ऊंचाई से हमने जोड़ दिया। ऊंचाई पे क्या होगा? पतले होंगे, और नीचे आकर मृदा की परत क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ढाल के अनुसार ढाल के अनुसार ढाल के अनुसार मृदा की परिपक्वता या मैच्योरिटी, ढाल के अनुसार मृदा की परिपक्वता ब्रैकेट में मैच्योरिटी, मृदा की परिपक्वता ब्रैकेट में मैच्योरिटी निर्धारित होती है। भारत के उच्चावच के क्षेत्रों में, भारत के असमान उच्चावच के क्षेत्रों में मृदा अपरिपक्व इमेच्योर, मृदा अपरिपक्व इमेच्योर होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरिपक्व हो जाती है।
ठीक है, तो ये चार चीजें आप अपनी सोच में रख सकते हैं। उसके साथ ये अगर आपको याद नहीं आ रहा है, अगर आपको किसी प्रकार के बारे में, मृदा के बारे में लिखना है और याद नहीं आ रहा, तो ये मोटे तौर पर आप लगा सकते हैं। अब हम एक एक करके मृदा को ले लें। तो पहला हमारा प्रकार क्या है? जलोढ़ मृदा। लगभग 40 से ऊपर कर देता हूं। 40, कुछ किताबें 40 लिखती हैं, कुछ 42, कुछ 45। तो 40 से अधिक, 40 से अधिक, यहां पर आप 42 से 43% लिख सकते हैं। भारत, भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा है। ये वाहित मृदा है, ये वाहित मृदा है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड या XC2 पर स्थान। ये जरूरी नहीं है उसी स्थान पर हो, स्वस्थान ना होकर ये पर स्थान होती है। ठीक है, ये क्या है? हमारी वाहित मृदा है। ये ये चट्टानों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। मिश्रण, जटिल मिश्रण कह सकते हैं, मिश्रण से बनती है। मिश्रण से बनती है। इसमें कौन से अवसाद होते हैं? जलोढ़, वायुड और हिमोड। ड कर दें। तो जल क्या होता है? नदियां लेकर आती हैं, नदी लेकर आएंगी। वायु, पवन लेकर आती है। और ये कहाँ से है? हिमनद इन्हें लेकर आते हैं। तो हिमनद कहाँ होंगे? ये जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो हिमनद हैं वो भी तो अपना अपर्दन करते हैं कि नहीं करते हैं? और हमने क्या कहा? मृदा होती क्या है? पृथ्वी की सतह पर अपक्षित जो कण होते हैं वो होते हैं। तो ये इनके वाहक होते हैं, ये इनके वाहक होते हैं। वाहित मृदा है तो वाहक मृदा होती है। अब हमने कहा था आईसीएआर ने कुछ आधार पे किया था कि नहीं इनको? पहला तो रंग था। तो इनका रंग क्या होता है? इनका रंग क्या होगा, जल्दी से बताइए। वैसे तो अलग अलग जगह से आते हैं, मिश्रित हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसमें हम कह सकते हैं भिन्नता। वैसे हल्का भूरा, हल्का भूरा व पीला रंग भी कहीं कहीं जगह पर देखा जाता है। वैसे इसमें काफी भिन्नता होगी क्योंकि इसमें अलग अलग स्रोतों से आता है। आएगा कि नहीं आएगा? रंग था उत्पत्ति, आईसीएआर ने 3 आधार, 4 आधार पे दिया था ना। उत्पत्ति, रंग, ये दोनों हमने बता दिया। उसके बाद संयोजन था। संयोजन मतलब कंपोजिशन। संयोजन इनका क्या था? कंपोजिशन किस चीज से बने हैं? तो ये कणों से बने हैं। कण के आकार क्या हो सकते हैं? महीन होंगे। कण के आकार कैसे होंगे? कण इनकी विभिन्न गठन वाले, गठन क्या होता है? टेक्सचर। विभिन्न गठन वाले। अब सर ये टेक्सचर समझ में नहीं आया।
वैसे तो समझा चुका हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से समझा दूंगा। क्या था? गोलाश्म, बजरी, रेत, गाद, क्ले, चीका मिट्टी। तो विभिन्न गठन वाले हैं, अलग अलग टेक्सचर हैं। तो कहीं पर क्या होंगे, कुछ जगह पर फाइन होंगे, फाइन का मतलब महीन, और कुछ जगह पर क्या होंगे, कोर्स होंगे, कोर्स का मतलब दरदरे। मोटे कण भी हो सकते कि नहीं हो सकते। यही गठन इनकी जल ग्रहण शक्ति दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जल का संचय कौन कर पाएगा, जो महीन होगा वो जल संचय करेगा, क्योंकि उन कणों में से इतने पोर नहीं है कि पानी नीचे चला जाए। और जो कोर्स होगा, जो दरदरा होगा, उसमें से पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आपने तो ये भी देखा कि यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, भाबर होती कि नहीं, भाबर पेटी। भाबर पेटी में तो नदियां गायब हो जाती हैं। क्यों गायब हो जाती हैं? बड़े बड़े हैं, उसमें पानी कहीं भी छुप सकता है। सभी लोगों को समझ में आया। तो ये भी हो गया। अब इसमें क्या, मैं संयोजन हो गया उत्पत्ति, रंग की मैंने बात कर दी, उत्पत्ति की बात कर दी, तीसरा संयोजन था, चौथा क्या था, अवस्थिति। अवस्थिति अभी बिंदु लिखवाऊंगा। इसके दो प्रकार विशेष होते हैं इसमें। एक होगा खादर और एक होगा वांगर। इसकी विशेषताएं क्या हम पहले लिख चुके हैं, ये तो दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है कि नहीं। तो ये बहुत सारी भिन्नता लिए हुए, बहुत सारी भिन्नता लिए हुए, अपने रंग अलग होते हैं, टेक्सचर अलग होता है, इनका पीएच अलग होता है। क्यों? क्योंकि बहुत अलग अलग स्रोतों से आते हैं, तो ये हो जाते हैं। अब इनकी एक गुणवत्ता, वैसे तो यहाँ पर हो गई, यही कुछ 4-5 प्रकार हमें लिखने होते हैं। अगर इनकी गुणवत्ता मानवीय दृष्टि से देखा जाए, तो क्या ये उर्वरक होते हैं, नहीं होते हैं, अच्छे हैं, कृषि के लिए उपयोगी हैं या नहीं है? हैं? तो क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि इनमें खनिज पदार्थों की मात्रा ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अपनी उर्वरा शक्ति के लिए जाने जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनमें विविध खनिज पदार्थ होते हैं। वही खनिज पदार्थ पौधों के लिए क्या बनेंगे, पोषक तत्व बनेंगे। इनमें विविध खनिज पदार्थ होंगे तो काम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तीन काम की चीजें होती हैं। अगर हम पौधा देखते हैं, पौधे को तीन काम की चीजें चाहिए होती, एन, पी और के। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो जब हम बात करते हैं इसमें किसकी बहुतायत है, नाइट्रोजन तो पूरे देश में ही नहीं है, तो ये तो इसकी पॉजिटिव हो गए ना। नेगेटिव में, अभाव में, तो भाई नाइट्रोजन तो आएगा। नाइट्रोजन तो इधर हो गया। इधर क्या आएगा, फॉस्फोरस। हमने पाया भाई फॉस्फोरस का भी अभाव होता है। यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम है इसमें। इसमें क्या है, पोटेशियम खूब मात्रा में मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं मिलता है। इसमें एक अपवाद है। एक अपवाद क्या है, तो यहाँ पे हमने अभाव वाले लिखने, क्या क्या किस किस चीज का अभाव है। तो कई बार पूछता है जब उसके गुण हैं तो क्या करना है, तो वो भी तो पता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो पहली बात ये हो गई, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है एनपीके में, लेकिन के इसके पास सफिशिएंट है। जीवांश की क्या स्थिति है? भारत के सभी उसमें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल कम है भाई।
जीवांश की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यूरिया डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, खाद भी डालनी पड़ेगी। अगर यही चीज आप मुझसे कुछ और पूछ रहे थे, अगर आप मुझसे काली मिट्टी कह रहे होते तब मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसमें डालनी पड़ेगी। तो भारत का कृषि जो हो रही है, जो नदी घाटियों में हो रही है, उनको क्या देना पड़ेगा, नाइट्रोजन और खाद। खाद किस लिए दी जाती है सर, खाद भी तो वही होता है, नहीं खाद मतलब गोबर की खाद, वो क्या हो गया, जैविक पदार्थ हो गया। ठीक है, जीवांश जो है वो आ गए। सिंचाई के लिए कैसा है, जल ग्रहण क्षमता, ये किस पर है, महीन गठन जिनका है वो क्या है, महीन गठन किसका है, गाद और गाद व चीका मिट्टी है। ये कहाँ पर होती है, ये अक्सर नदी के मध्य में, मध्य जब वो मैदानों में होती है, या फिर उसके मुहाने पर होती है। लेकिन नदी के ऊपरी भाग में वहां पर क्या होता है, कोर्स, दरदरी मृदा, जिसे हम क्या कहेंगे, सैंड एंड ग्रेवल। तो रेत और बजरी जहां पर है, वहां पर प्लपता अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो कृषि की उपयोगिता इस मृदा में इसका स्थान देखकर होगी कि नहीं होगी, कहां पर क्या है। अगर आप रेत में कर रहे हो, रेतीली रेतीली मृदा में कर रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, सिंचाई भी देनी पड़ेगी, क्योंकि पानी रुकेगा नहीं। यहाँ कम सिंचाई में भी काम चल जाएगा, कम सिंचाई में भी। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये खादर है हमारा, ये बांगर है, बांगर कोर्स हो गया है, खादर में अभी भी फाइन आता है। सारे विचार जो हमने पहले कल की जो क्लास ली, जिसमें हमने सिद्धांत पढ़े, उस आधार पे ये लिखे गए हैं। सभी लोग मेरे साथ इसमें। अब आपका काम है चौथी चीज, इसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर होता है, जल्दी लिखिए। पहला तो हमने इसके रंग देख लिए, उत्पत्ति देख ली, संयोजन भी देख लिया, इसकी कुछ मानव के लिए क्या उपयोगिता है वो भी देख लिया। इनमें बाढ़ से बहुत ज्यादा, क्या हम ये कह सकते हैं, बाढ़ के मैदान मूलतः जब यहाँ किया था, तो यहाँ पर हम बाढ़ का मैदान बताएंगे। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ बच्चों, एक और चीज मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, कि ये जो दरदरी मृदा होती है, ये जो वायुड़ मृदा है ना, और हिमोड़ मृदा जो है, ये भी कोर्स होती है। वायु जब काटती है तो वो महीन नहीं काटती, तो वायु से क्या बनता है, रेत बनती है। मरुस्थलों में क्या होती है, रेत। तो वायु से जो जो जलोढ़ बनेंगे, जलोढ़ कह रहा हूं, या फिर अवसाद बनेंगे, वो क्या बनेंगे, कोर्स बनेंगे, दरदरे बनेंगे। और हिम से जो बनेंगे ये, और ये कहाँ पर है, नदी के मध्य में या फिर नदी के मुहाने पर। क्लियर, चलिए आखिरी चीज आप पर छोड़ रहा हूं, जल्दी लिखेंगे, अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब लोकेशन, कहां पर पाई जाती है, अवस्थिति अर्थात लोकेशन। जल्दी से देखिए क्या लिखते हैं आप अपने शब्दों में, टेस्टिंग हो जाएगी क्या आप अपनी भाषा भी लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। लिख लिया, क्या लिखा है, तो कुछ भी नहीं लिख रहे, क्या लिखा है बच्चों आप, हम्म,
ये तो हमने कल भी बता दिया था बेटा, उत्तर भारत के मैदान नहीं लिखना है। नदी घाटियों के और तटीय क्षेत्रों के मैदान, नदी और तट, कल ही तो बताया था। फिर वही वाली बात है कि फिर उत्तर लेखन कैसे लिख पाओगे, फिर रोना करना पड़ेगा। अभी क्लास के शुरू होते ही आपको क्या कहा, मैप निकलवाया, मैप निकलवाया, उसी में आप ही से कहा देखकर बताओ, तो आप कह रहे हो उत्तर भारत के मैदान। क्या मैं कह सकता हूँ नदी घाटियों के मैदान? कौन से? खासकर खासकर हम लिखेंगे सतलुज, सिंधु नहीं लिख रहे क्योंकि वो पाकिस्तान में। सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, साथ ही साथ हमारे तटीय क्षेत्रों के डेल्टाइक क्षेत्रों में भी, जिनमें कृष्णा गोदावरी कावेरी, कृष्णा गोदावरी कावेरी, अब तो नदियां भी बता चुका हूं। अगर हम ये नहीं लिख पा रहे तो बच्चों सीधी सी बात है कि आपको समझने का कुछ नहीं है, इसमें याद होना चाहिए, एक बार को आंख बंद करके कल्पना होनी चाहिए, वरना ये चलता रहेगा कि सर उत्तर लेखन नहीं हो पा रहा। और एक बात बताइए, पास कौन हो रहा है, तो समझ रहा है या उत्तर लेखन में जैसे मार्क्स लेने आते हैं? क्योंकि प्रीलिम्स से तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होता, प्रीलिम्स तो एंट्री टिकट है। एक्चुअल मार्क्स आपके किसके काउंट होते हैं? मेंस के होते हैं। तो क्या आपको मौका मिलता है एग्जामिनर को, सर मैं जानती हूँ मैं जानता हूँ बोलने का, उसके कान में बोल सकते हो? तब क्या बोलेगा, आपकी कॉपी बोलेगी। अगर कॉपी में हमारे पास विचार ही सृजित नहीं हो रहे हैं तो गड़बड़ है कि नहीं है? तो जिन भी लोगों की कॉपी खाली थी अभी और आप अवस्थिति नहीं लिख पाए, तो गड़बड़ थी, गड़बड़ थी। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि अब हम 16वीं क्लास में आ गए हैं। और देखिए, बहुत से लोग तो पहले दिन क्लास में आएंगे, अरे चलो नया विषय शुरू हुआ है, हम आते हैं देखते हैं क्या होता है। कुछ को शिक्षक देखना है, कुछ को क्लास विषय बदलना है, कुछ को इतनी गर्मी पड़ रही है एसी है, चल यार एसी में तो बैठने को मिलेगा, किन्हीं कारणों से आते हैं। अब आप जो हैं 16 क्लास के बाद भी रुके हुए हैं, क्योंकि वो लोग तो आए गए, वो दिख गई, उनसे मुलाकात हो गई, उनका तो दिन बन गया, उनका खत्म। आप लोग, आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यार मैं ये परीक्षा की तैयारी करने आई हूँ, आया हूँ, तो मुझे इसमें जो शिक्षक देगा वो ग्रहण करना है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस परीक्षा का जो वास्तविक जो इसका सार है वो है लेखन। आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप लिख सकें। आप लोग उस पर हंसे कि मैं, आप करके नहीं आए और मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसमें खुश हैं कि हाँ नहीं करके आए, बट मैं कहना चाह रहा हूँ क्लास में तो मैंने करवाया ना, मुझे तो पता है आप नहीं करके आए, बट क्लास में रिवाइज कराया, रिवाइज के बाद आपसे कहा है लिखिए, तब भी नहीं लिख रहे तो गड़बड़ है कि? ठीक है, तो सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या मैं कह सकता हूँ कि भारत की खाद्य सुरक्षा का आधार यही मृदा है? तो लिखेंगे भारत की खाद्य सुरक्षा का आधार, भारत की खाद्य सुरक्षा की आधारशिला, भारत की खाद्य सुरक्षा की आधारशिला जलोढ़ मृदा है। इसमें लगभग सभी प्रमुख खाद्यान्न फसल, इसमें लगभग सभी प्रमुख खाद्यान्न फसल, इसमें लगभग सभी प्रमुख खाद्यान्न फसल, ब्रैकेट में लिखेंगे अनाज, धान, अनाज, धान, तीसरे नंबर पे आती ज्वार, व्हीट, राइस, ज्वार, ज्वार, मक्का इत्यादि, ये सब होता है इसी मृदा में। इसी मृदा में क्या होता है? व्हीट, राइस, ज्वार, मक्का, इसी में होता है। तो ये क्या हुए हमने? खाद्यान्न, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। खाद्यान्नों के बाद आते हैं दलहन, दालें, दलहन व तिलहन। तिलहन क्या होते हैं? ऑयल सीड्स। दलहन, तिलहन व चारा घास, चारा घास का उत्पादन होता है। मुझे नहीं पता वाक्य क्या चल रहा था, उत्पादन होता है, बात हो रही है इस मृदा की, ये इसकी आधारशिला है, मुझे ध्यान नहीं मैं क्या वाक्य था, मिस हो गया वो। तो देख लीजिएगा, होता है पे कंप्लीट होता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो घर जाके जैसा भी होगा सो वाक्य की त्रुटि संशोधन कर लीजिएगा। तो ये क्या हुई हमारी देश की 40, 42, 43% मृदा कौन सी हो गई? ये आपको दिखनी चाहिए, ये कहाँ पर है,
आपसे मृदा में पूछा जाए तो सबसे पहले जब आपका उत्तर आएगा तो यही आना चाहिए। दूसरा लिखेंगे काली मृदा। अगले पे आते हैं, काली मृदा। काली मृदा। तो काली मृदा में क्या लिखना चाहूंगा, मैं लिखूंगा काली मिट्टी, काली मृदा। इसके दूसरे नाम है रेगुर, इसका नाम है चर्नोजेम या ट्रॉपिकल चर्नोजेम। तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चर्नोजेम। रशियन शब्द है काली मिट्टी के लिए। रशिया में जो होती है, रशिया यूक्रेन में जो मिट्टी होती है उसको चर्नोजेम कहा जाता है। तो काली मृदा, रेगुर और उष्ण कटिबंधीय चर्नोजेम और कपासी मृदा भी इसे ही कहते हैं, कपासी मृदा। रेगुर शब्द भी इनके लिए प्रयोग किया जा, चर्नोजेम भी इनके लिए प्रयोग किया जाता है, कपासी भी। तो हर दृष्टि से वो जो भी प्रश्न बनाएगा आपके पास ये होने चाहिए। भारत की लगभग लगभग 16 से 18%, लगभग, फिर मैं बताना चाहता हूँ, कई किताबों में, एक किताब मैंने पढ़ी उसने दिया कि जो जलोढ़ मृदा थी वो 30% थी। ठीक है, तो अभी तो सचिन सर ने 42-43 लिखवाया, वहां 30 कह रहा है, कौन सही है? तो उसी किताब में मैंने आगे पढ़ा 30 तब थी जब हमारी मृदा बननी शुरू हुई। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है, जलोढ़ तो तोड़ रही हैं और वो बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही। तो 30 के बाद वो 40 हो गई, कुछ किताबें 45 भी लिख रही है, तो उनकी मात्रा बढ़ रही है। और इनकी मात्रा, ये काले वाले क्या है, ये तो खिलते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर ये रहता है, एग्जैक्टली आपसे प्रतिशत की दृष्टि में नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर है कि सबसे ज्यादा व्यापक कौन सी मृदा है, जलोढ़ है, वैसा रहेगा। दूसरे पे आप कह सकते हैं काली है, हमें याद भी है कि काली का एक बड़ा क्षेत्र है या नहीं, तो ये काली मृदा हो जाती है। 16 से 18% तक की मृदा है, और ये कैसी है, स्थलबद्ध। कैसी? स्थलबद्ध मृदा है। अंग्रेजी में इसको सीडेंटरी सॉइल कहते हैं। सीडेंटरी, जैसे वहां पे ट्रांसपोर्टेड था, यहां पर इसको क्या कहते हैं, सीडेंटरी। इन सीटू, इन सीटू का मतलब स्वस्थान, उसी स्थान पर है। तो अपने पैतृक चट्टानों पर, अपने पैतृक चट्टानों पर निर्मित। ठीक है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत लंबी आयु वाली मृदा है। लंबी आयु, सर ये लंबी आयु किस संदर्भ में आपने कहा? इस मृदा को बनने में बहुत समय लगा है। और अगर मैं इसकी तुलना गंगा के मैदानों से करूं तो कौन सा ज्यादा आयु में होगा? ये पहले बने थे, ये पहले बने थे। गंगा के मैदान तो गंगा के बाद आने शुरू हुए, हिमालय के बाद आने शुरू हुए। तो लंबी आयु की वजह से एक लंबी अवधि मिली है, तो ये क्या हो गए हैं, परिपक्व मृदा है, मेच्योर सॉइल है। तो ये परिपक्व मृदा क्या होती है, जिसकी जिसकी मृदा परिच्छेदिका पूरी बन चुकी हो। याद है वो जो लेयर है, तो मृदा परिच्छेदिका पूर्णतः विकसित, मृदा परिच्छेदिका पूर्णतः विकसित। पूर्णतः विकसित हो चुकी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये तो पिछले वाले में तो आपने लिखा नहीं था, तो क्या वहां पर हम ये लिख सकते हैं कि अभाव में यहां पर हम लिख सकते हैं एक नेगेटिव, अपरिपक्व मृदा। इसमें इसमें मृदा संस्तर निर्माण अधूरा है। क्या चीज अधूरा है? मृदा संस्तर निर्माण। ये संस्तर क्या होते हैं? लेयर, जो वो थे A B C D। तो यहाँ अधूरा है, अपरिपक्व मृदा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेड है, एक आता है उसके बाद दूसरी परत आ जाती, तीसरी परत। सर तो ये भी तो परत है। देखिए, एक होती है परत का जमाव होना,
दूसरा है परतों में सारी चीज को अपने आप में उसको बदल जाना। तो जब मेच्योरिटी होती, चीजें अपने हिसाब से बदलती हैं। ऐसा नहीं कि मृदा की परतें हैं वो, मृदा की परत नहीं, एक ही परत के अंदर अंदर क्या बन गए हैं, संस्तर बन गए हैं, इसलिए वो होता है। ठीक है। तो अपरिपक्व का मतलब तो आई गाद, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ए बी सी डी लेयर नहीं है ये, बस मिट्टी आ रही है, नई मिट्टी आ रही है। बट जब आपके पास एक मिट्टी बन गई, उसके अंदर कई प्रक्रियाएं होती हैं, तब वो जाकर क्या बनती है, ओ ए बी सी डी ओ। ठीक है। तो ये अपरिपक्व है और ये क्या हो गई। चलिए, रंग, रंग बताइए। रंग काला, काला रंग कृष्ण रंग हो गया, क्यों है। अरे फिर बेसाल्ट, इतने समय से बता रहा हूं। टाइटेनियम। रंग पूछे तो उससे आएगा कि नहीं आएगा। भाई आपने पानी लिया, पानी के अंदर स्याही डाल दी, तो रंग किससे आया, तो आप बोलेंगे स्याही से आया। आया कि नहीं। पानी में रूह अफ़ज़ा डाला, तो रंग किससे आया, रूह अफ़ज़ा से आया। तो यहाँ पे रंग क्यों आया, रंग उस वजह से आया। ठीक है। अगर मैं आपसे उत्पत्ति पूछूं, तब आप मुझे बताइए कि उत्पत्ति क्या है। आग्नेय बसाल्ट के अपक्षय से। समझ में आया? तो जो यहाँ की क्ले मिनरल फॉर्मेशन है, जो यहाँ की चीका मिट्टी है और जो मिनरल है, उसमें टाइटेनियम की मात्रा ज्यादा होती है और उससे मिलता है काला रंग। रही बात इनकी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति ये स्वस्थान है। यहाँ पे जो बसाल्ट का जो हमारा क्या था, डेक्कन लावा, डेक्कन लावा पठार के अपर्दन से ये हुआ है। सटीक उत्तर लेखन में अंक चाहिए, तो चीजों को सटीक करना शुरू करिए। सब जनरल जनरल लिखेंगे, तो जो छात्र सटीक लिखेगा वो एक्स्ट्रा मार्क्स पा जाएगा। आपने अगर जनरल लिखा तो क्या आप गलत हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप ज्यादा मार्क्स नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो रंग भी हो गया, उत्पत्ति भी होगी, संयोजन और गठन बताइए कैसा है ये? संयोजन व गठन, गठन मतलब टेक्सचर। तो यहाँ पर बहुत ही महीन कण, महीन कण वाला होता है, क्लेई होता है। क्लेई मतलब का मिट्टी की मात्रा अधिक होगी, अधिक होगी तो जल ग्रहण क्षमता क्या होगी। जल ग्रहण क्षमता इसकी कम क्यों होगी। जल ग्रहण तो ज्यादा होगा ना, ऊपर रुकेगा कि नहीं। जल संचय ले ले, जल संचय चलेगा। जल संचय। ठीक है। जो रेत होती है, रेत की क्या होती है, पारगम्यता होती है। पानी आया नीचे बह जाएगा, और ये क्या करेगा, पानी का संचय करेगा, उसको नीचे बहने नहीं देगा, क्योंकि कणों में कोई वो नहीं। तो जल संचय लिख लीजिए अगर जल ग्रहण में कोई दिक्कत है तो। ठीक है। हाँ, जल का मतलब नमी होती है। और सर नमी की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, जल का मतलब जब भी जल की बात कर रहा हूँ, नमी की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। मैं पानी पीता रहता हूँ क्लास में, ताकि मेरी त्वचा की नमी बनी रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये कैसा सवाल पूछ लेते हो। जल तो ठीक है सर, अनमी है क्या ये। हाँ यही नमी। तो अब यूपीएससी को बताया कि बच्चे इस तक में डाउट हो सकते हैं, तो वो पूछ लेगा ऑप्शन ए जल, बी नमी, सी कमी, डी फल। ठीक है। तो इसमें भी अगर इनकी संयोजन की बात कर रहा हूँ ना, इनमें भी खनिज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी भाई फास्फोरस
तो नहीं है, पोटैश है, पोटैश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो पोटैश जब भी आएगा ना बच्चों, ये क्या है, एक तरह का लवण है, लवण भी है और ये क्षार भी है। क्या है, बेस होता है। भारत में किसका अभाव है, कौन सी मृदा में किस चीज का अभाव, नाइट्रोजन तो रहता ही है, नाइट्रोजन भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का यहां पर भी अभाव हो गया, यहां पर भी अभाव हो गया। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैश इसमें मिल जाता है। ठीक है, जल संचय होता है यहाँ, जल बनाम नमी, ताकि कोई कमी ना रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें इनका उपयोग करना है, अब हमें इनका उपयोग करना है। तो जब मानव उपयोग करेगा, तो पहली चीज तो ये है कि जिसका अभाव है यूरिया तो डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। पानी का क्या है, पानी वैसे संचय कर लेता है। अब एक समस्या ये है, ये मेरा खेत है, ठीक है, ये खेत है। सामान्यतः सामान्यतः किसान की एक फसल की कटाई हुई, उसे नई फसल लगानी है, सोच के देखिएगा, किसान तैयारी करे, बाकी लोग ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए। क्लास के बाद भी तो करंट अफेयर्स डिस्कस कर सकते हो उसके साथ, क्लास में ही बता रहा है सारा का सारा। और अगर ये स्कूल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, स्कूल में तो आप जो मर्जी कर लो, 12 साल यहीं रहना है, यार ये मेरा दोस्त है, इससे तो मुझे बात करनी है, मास्टर हो चाहे मास्टर नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो पैसा देके आईएएस की तैयारी के लिए आया था, अचानक जिसे दोस्त बना रहा है वो साल भर बाद दिखेगा भी नहीं। 90% जो आप लोगों के आसपास हैं वो साल भर बाद दिखते भी नहीं, आजीवन नहीं दिखते। तो जिस लक्ष्य के लिए आए उस पर बात करते, बाकी आपकी श्रद्धा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। फसल कटी, नई फसल की तैयारी है, किसान क्या क्या करेगा, पहला काम क्या करेगा, जुताई करेगा। ये किसान जुताई क्यों करता है, किसान जुताई क्यों करता है, अरे हाथ खड़ा करो, सारे किसान बने फिर रहे हो। हाँ जी, कोई नया छात्र, हाँ, क्या क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, नमी ऊपर नीचे, अच्छा ऐसे जुताई से पानी ऊपर आ जाता है, ऐसा है क्या, मतलब ये इन्होंने कहा, मैं आप भी सुन रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ, जुताई से, अच्छा ठीक है, और जब पोषक तत्व ऊपर आ जाएंगे, चलिए ठीक है, और साइलेंस साइलेंस, हाँ जी, तब क्या हो जाता है, बैठ जाइए। तो अभी सब लोग, फिर मैंने कहा ना लॉजिक हम लगाते नहीं है, तो किसानी के लिए कोई पीएचडी तो करनी नहीं है। अब आपने फसल तैयार करनी है, पिछली फसल ने क्या किया, पिछली फसल ने जो हमारी मृदा थी, मृदा के पोषक तत्व लिए या नहीं लिए, मृदा से जल भी ग्रहण किया होगा, और मृदा वो तपी भी, धूप में गर्मी में बारिश में तपी भी, अब वो ठोस भी हो चुकी है, हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। तो अब किसान पहला काम क्या करना चाहता है, उस मिट्टी को तोड़ के खंगालना चाहता है। तो जो हल चलाया जाता है वो किस लिए होता है, मिट्टी को तोड़ के खंगालना है। अब उसमें थोड़ा नमी वाला क्षेत्र ऊपर आ जाएगा, आ जाए ना आ जाए वो अलग बात है, क्योंकि अगर नमी वाला क्षेत्र ऊपर आया तो अब वो धूप में आएगा, वो सूख जाएगा। ठीक है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं पता। कई बार क्या होता है, ठोस कंकड़ हो गए, क्या हो गए, ठोस कंकड़ कई जगह पे हार्ड हो गई है, तो उससे क्या होगा, वो मुलायम भी हो जाए, क्योंकि अब नई बीज आएंगे, उनकी नई जड़ें आएंगी, उनको भी तो कहीं घुसना है कि नहीं घुसना है, वो भी काम करेगा कि नहीं करेगा। और एक और बात बता दूं कि आप और मैं अगर पानी में हैं तो पानी में डूब के क्यों मर जाएं, क्योंकि हमें सांस नहीं आता है। तो मृदा में भी घुलित गैसें होती हैं, तो जब हम मृदा को खंगालते हैं तोड़ते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसका एरेशन भी हो रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, बिना किसानी किए हुए आपके घर में आपकी मम्मी ये काम करती हैं,
जब वो आटा निकालती हैं पिछले दिन का तो वो थोड़ा सा कड़क हो चुका होता है, उसे पकड़ के मथती हैं कि नहीं मथती हैं, एक बार फिर से इस आटे को लिया, फिर से मला, फिर से मुलायम हुआ, ये रोज की बात है। जो लोग व्यायाम करते हैं वो करते क्या है, अपने शरीर को मथते ही तो हैं रोज, यही तो बात है। व्यायाम में कौन सा न्यूक्लियर फिजिक्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम किसान की सोचे, पानी ना नीचे से ऊपर ला रहा है, सब कुछ खंगालेगा वो, सब कुछ खंगालेगा, क्योंकि मिट्टी क्या हो गई, मिट्टी हार्ड हो चुकी है, उसके खनिज जो हैं जो खिंच गए। अब मैं चाहता हूँ सारे खनिज एक बार मिश्रित हो जाए कि नहीं हो जाए। तो अब इस वाली मृदा को कहा जाता है, ये खुद ही अपनी जुताई करती है, स्वज्योति। ऐसा कैसे होता है? तो ये होती है इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। क्ले कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्ले कंटेंट हो जाने की वजह से जब ये सूखेगा तो इस पे दरारें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? गहरी गहरी दरारें आ जाएंगी। तो ये जो मेरी मृदा थी ना, ये मृदा बच्चों अब यहाँ पे कट जाएगी, और ये कट के इस तरह खंडित हो जाएगी। ये उसमें नहीं होता है, कौन सी मृदा अभी हमने की, जलोढ़ में नहीं होगा, यहाँ पे खुद ही दरारें पड़ जाएंगी, इस तरह की दरारें पड़ जाएंगी। अब किसान को जुताई करने की कोई जरूरत, क्योंकि ये तो खुद ही टूट गया। फिर भी अगर किसान का मन है जुताई करनी है तो इसी टूटे हुए में हल चला ले, ठीक है। और हल चला के कई बार किसान वो ये भी चाहता है कि उसे बीज बोने हैं तो एक नाली भी बनानी होती है, वो कई तरह की चीजें हैं। तो ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और खासकर जब ये अभी मई जून में अगर कोई इसे देख रहा है तो वो एकदम कहेगा यार सूर्य की गर्मी से यहाँ पर सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ गया। क्योंकि सूखे में क्या होता है, अक्सर सूखे का अगर कहीं पे आपने न्यूज़ चैनल पे देखा हो या मैगजीन में देखा हो तो उसमें क्या होगा कि ऐसे ही टूटी हुई भूमि होगी, उस पे किसी मवेशी का कंकाल होगा या मानव बेचारा मर रहा पानी की बूंद के लिए। ऐसे दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता? तो ये वाली मृदा ऐसी है जो टूट कर टुकड़ों में खंडित दिखने लगेगी। तो बचपन में मुझे याद है कि अब तो खैर लिखने की पेन पेंसिल होती हैं, कापी होती है। अभी भी पता नहीं गाँव में तख्ती चलती है कि नहीं चलती है। वो लकड़ी की तख्ती पे हम कलम से लिखा करते थे। तो रोज उस तख्ती पे क्या किया करते थे, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते थे। लेप लगाया, उस पे लिखा। तो मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, वो जब सूखती है तो वो उसमें क्रैक आते हैं, दरार आते हैं। आजकल आप लोग मुल्तानी मिट्टी कहाँ लगा रहे हो, चेहरे पे लगा रहे हो, फेसियल पे। इंतजार किसका करते हो, जब वो दरारें आ जाएं। तो ठीक वही चीज, सेम नियम, मिट्टी तो है जिसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो सारे महीन कण एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जब वहां पर वो सूखने लगता है तो वो अलग होते हैं, उसमें दरारें आ जाती। अब दो चीज हो गई, यार ये तो दरार आ गई, तो अब ये कृषि के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है? तो पहली बात तो ये किसान खुद करने वाला था, किसान खुद करने वाला था कि यहाँ की मिट्टी ये कोना टूट कर नीचे गिर जाएगा, कई बार होगा बुरबुरा के वो गिरेगा। अगर आपको करना है तो आप थोड़ा बहुत आप भी हल चला सकते हैं, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये खास ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा कि हल चलाने से पहले इसकी सिंचाई मत कर दीजिएगा। क्योंकि आपको लगा बहुत सूखा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, तो फिर वही बताना चाहता हूँ, चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी पे अगर आपने पानी लगा दिया वो सब फिर से भीग जाएगा। तो ये क्या हो जाती, चिकनी हो जाती, चिपचिपी हो जाती है। तो इसको कहते हैं स्टिकी व्हेन वेट, स्टिकी व्हेन वेट। अगर इसमें पानी डाल दिया तो ये सारी चिपचिपी हो जाएगी, आपका बैल और हल वहीं पे सब चिपके हुए, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसका पहला तो आपको प्लोइंग की जरूरत नहीं है, खुद ही जुताई कर देती है। वो जो काम है ना खंगालने का, वो खुद ही टूट गया है। पर अगर आपको करना भी है तो सूखे में ही करो, सूखे में ही करो। जो कंकड़ पत्थर है उन्हें हटा लीजिए, ताकि आपकी फसल के लिए तैयारी हो। और दूसरी बात यह है कि जब ये सतह पे एकदम सूखा प्रतीत होता है, किसान का हौसला नहीं होता कि इसमें क्या बीज डालूं, इसमें तो बिल्कुल सूखा है, तो इसके अंदर गहराई में नमी है, इसके अंदर नमी है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा था, जल संचय लिखा था। जल का संचय रखती है ऊपर से, ऊपर से क्या है, सूखी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर नमी है, अंदर नमी है। तो इस वजह से इस मृदा को सूखा रोधी भी कहा गया। क्या कहा गया? सूखा रोधी या ड्रॉट रेजिस्टेंट। ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ये सेल्फ प्लोइंग है। सेल्फ प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब जुताई स्व
जुताई भी है इसमें, और सूखने पर इसमें दरारें आती हैं। सूखने पर दरार आती है। सूखा रोदी है, स्टिकी व्हेन वेट, गीला होने पर चिपचिपी। गीली होने पर चिपचिपी। कारण, कारण है चीका मिट्टी की मात्रा। कारण क्या है? क्ले कंटेंट की मात्रा। ठीक है। और क्योंकि ये सूखा हो जाता है और बाकी सारी चीजें हैं, तो इसमें हमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी डालना पड़ेगा। जीवांश भी डालना पड़ता है, तो जीवांश भी अभाव में डाल लीजिएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल भी देना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारे लिए काम में आएगी। ठीक है। अब ये मिट्टी वैसे तो काफी उर्वरा इसकी भी हाई है, अच्छी उर्वरा होती है इसमें। बट इसको धान और अन्न की जगह किसी और चीज के लिए उपयोग किया जाता है। तो मानव इसका क्या उपयोग कर रहा है? कपास। कपास तो ट्रेडिशनल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कपास के बाद भारत में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। गन्ने की फसल उत्तर से दक्षिण चली गई, तो गन्ना, गन्ना यहाँ हो रहा है। तंबाकू यहाँ हो रहा है। और सिंगदाना, मूंगफली। बाद में कृषि पढ़ेंगे तो मृदा से जोड़ होगा कि नहीं होगा? ठीक है। जिन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में पानी सच में बहुत ज्यादा अभाव हो जाता है, क्योंकि कपास को और गन्ने को दोनों को पानी चाहिए, बट आपके पास पानी सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र जो सच में सूखा पड़ता है, तो वहां किसान क्या करता है? एक तो उसके पास वरदान क्या है? उसकी मृदा के अंदर कुछ मॉइस्चर है। दूसरा, समझदार किसान क्या करता है? इसमें मोटा अनाज लगाता है। मोटा अनाज, जिसे सरकार ने श्री अन्न की श्रेणी दी। मोटा अनाज क्या है? ज्वार, रागी, ये लगा देगा वो। ज्वार, रागी, मोटा अनाज लगा देगा। और इसी में ग्राउंडनट भी आया, मूंगफली भी आया, तो तिलहन भी हो जाएगा कि नहीं? मूंगफली का तेल निकलता है कि नहीं निकलता है? तो तिलहन भी होते हैं। तो मिलेट एंड ऑयल सीड्स, तिलहन भी होता है। तो देश में खेती कहाँ होती, किसान क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आप मृदा की चर्चा से आशा है आप उसे बेहतर पकड़ पा रहे। क्लियर है? बताइए। एनसीईआरटी ये कह रही है क्या मिट्टी के बिना कोई घास का भी तिनका उगा सकता है? हाँ, तो एनसीईआरटी आप ही से पूछ रही है, 11वीं के बच्चे से पूछिए, बताओ क्या मिट्टी के बिना कोई उगा सकता है? तो कल ही तो बताया कि नहीं उगा सकता। कल ही तो बताया। एनसीईआरटी का चैप्टर प्रारंभ होता है, एनसीईआरटी मृदा को इज्जत देना चाहती है, तो एनसीईआरटी उसके लिए क्या कर रही है? संबोधन दे रही है उसको, ये कह के कि क्या मृदा के बिना एक घास का एक तिनका भी लगा सकते हो? तो उसके समर्थन में कह रही कि नहीं कह रही? अब हर एक वाक्य को आप ऐसा लगा लो कि यार ये क्या है, बता रही है, तथ्य बता रही। आपसे पूछ रही है, एक छोटे बच्चे से पूछ रही है, क्या तुमको लगता है कि मृदा के बिना एक घास का तिनका भी लगा लोगे? छोटा बच्चा वो फिर छोटे बच्चे में फिर भी ज्यादा जोश होता है, वो कहता है हाँ। फिर एनसीईआरटी कहेगी बेवकूफ नहीं। नहीं तो छोटा बच्चा कहेगा नहीं, फिर एनसीईआरटी शाबाश नहीं। यही तो बात हो रही। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी से लगा सकते हैं। तो एनसीईआरटी हाइड्रोपोनिक्स के जमाने में तो नहीं लिखी जा रही थी। लगा लीजिए। अब ये कह रहे हैं अब दो लोगों के विचार आए। एक ने कहा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब पानी में ही फसल हो सकती है। तो पहले तो साइलेंस साइलेंस, बाकी लोग
बाकी लोग, मुझे पता है, फॉर्म तो भरोगे ना, घर वालों को तो बताओगे आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, वही थोड़ा थोड़ी देर और ढोंग कर लेते, चलता है। बाद में फिर उन्हें समझा देना, जो भी करंट अफेयर्स समझा रहे हो वो भी समझ जाएंगे, चिंता मत करो। उसके बाद वो आईएएस बन जाएंगे, तुम सोच रहे हो रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता नहीं हो रहा है। जिस उम्मीद में बैठे हो नहीं हो रहा है वो। अब वापस आ जाओ। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी विधि है जिसको आजकल कृषि के लिए कहा जाता है कि शहरी कृषि में हो सकता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, पानी में पोषक तत्व डालते हैं। बहता पानी होता है, टैंक होता है, टैंक में पानी है, पानी बह रहा है, किस में बह रहा है, पाइपों में बह रहा है, और उसमें छोटे छोटे आपने पौधे लगा देते। कौन से पौधे लग रहे हैं, घास लग रही है उसमें, उनमें कुछ ही फसलें लग सकती हैं, सारी तो नहीं लग सकती हाइड्रोपोनिक्स से, छोटे स्तर पे लग सकती हैं। तो ये छोटे स्तर पे बागबानी तो हम वैसे भी कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से तो हम कुछ भी बना सकते हैं। क्या आपको ये भी पता है कि आजकल मैन्युफैक्चर्ड मीट चल रही है? मीट में जानवर को नहीं मारना है, जानवर को नहीं मारना है, जानवर का जेनेटिक मटेरियल लेकर उसको सेल मल्टीप्लाई करके मीट बना दीजिए। अब बिना जानवर को मारे हम क्या करेंगे, सेल के मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमारे शरीर की जो कोशिकाएं बढ़ती हैं, तो एक जानवर का मीट लिया, उसे लैब में, कल्चर्ड मीट कहते हैं, लैब में डाल के मांस उगा लीजिए, फिर खा भी लीजिए। फिर अंदर अगर वो कल्चर रुका नहीं, फिर कैंसर का इलाज ढूंढिए, क्योंकि अब तो कैंसर बन गया। कैंसर का इलाज है कीमोथेरेपी। ऐसे रसायन आपके शरीर में डाले जाएंगे कि आपका पूरा शरीर कांप रहा होगा, आपका चेहरा, शरीर सारा फूल जाएगा, आपके बाल सारे झड़ जाएंगे, जीवन एक अभिशाप हो जाएगा, आपके जीवन की सारी पूंजी लग जाएगी। क्या खाया था? कल्चर्ड मीट। इसे बना रहे थे, लैब में बना रहे थे। अबे मीट छोड़ दे यार, खाना औषधि होता है, खा के खत्म हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, इसी तरह से हमने लैब में एक काम किया। हमने कहा यार पौधे हैं, पौधों को तो पोषक तत्व भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पोषक तत्व अगर हम पानी में सप्लाई कर दें तो क्या दिक्कत है, और पौधे की जड़ें आ जाएंगी। इसे कहा गया हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक लैब में आप पौधे बना रहे हैं। अब उस लैब को थोड़ा सा हम बाहर भी ले आए, लोग अपने घरों में भी लगा लेते हैं। तो बताओ क्या उससे धान हो रहा है? हाइड्रोपोनिक्स से अनाज हो रहा है, ज्वार हो रहा है, दलहन उड़द की दाल लग रही है? नहीं लग रही। क्या लग रहा है? कौन सी सब्जी? सारी सब्जियां भी नहीं लग रही, सारी सब्जियां भी नहीं लग रही। टमाटर लग रहा है, टमाटर की चटनी बनाऊंगा मैं। और क्या लग रहा है? थोड़ी पालक लग रही है। ऐसे पत्तेदार पत्तेदार पौधे लग जा रहे हैं। तो ये चीज जब एनसीईआरटी बात कर रही है, वो बात कर रही है कि मृदा की अहमियत क्या है। तो मृदा की अहमियत ये है कि अगर आपको सामान्यतः अजैविक से जैविक में आना है, जीवन में आना है, तो क्या होगा, मृदा वो काम करती। और रही बात शोध की, तो एक बात बताइए, जब मानव की उत्पत्ति हुई, पहले तो क्या था, वो हंटर गैदरर था कि नहीं था? शिकार करता था, आखेट करता था, और जो भी चीजें उन्हें एकत्रित करके वैसा ही जीवन चल रहा था। 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले मानव की मेंटोस मूवमेंट आ गई। अचानक दिमाग की बत्ती जली। उसने कहा ये जो मैं बीज इकट्ठा करता हूँ, जो मैं खाता हूँ, अगर ये फल मैंने जमीन में डाल दिया तो इसका पौधा ही निकल आता है। तो उसने कहा क्यों नहीं मैं ये जो पादप हैं, इन्हीं का डोमेस्टिकेशन कर लूं, इन्हें पाल लूं। पादप को पालना कृषि कहलाया। पादप को पालना क्या कहलाया? कृषि कहलाया। और फिर मेंटोस मोमेंट में क्या है, ये जो घोड़ा मेरे साथ जा रहा है, ये भी निर्वस्त्र है, मैं भी निर्वस्त्र हूँ, क्योंकि वो निर्वस्त्र जमाने थे। मेंटोस मोमेंट आया, मैं घोड़े पे चढ़ जाता हूँ, ये घोड़ा मुझे सरपट दौड़ाएगा। घोड़े को भी उम्मीद नहीं थी कि ये मानव ये बदतमीजी करेगा। दोनों मजे से जा रहे थे, लेकिन मेंटोस मोमेंट पहले आ गया उसका। हम बैठ गए, घोड़े ने गिराने की कोशिश की, हमने छोड़ा नहीं, हम फिर भी बैठे। हमने पशुओं का भी पालन सीख लिया। तो मवेशियों ने क्या किया, मवेशियों ने हमें सुरक्षा दी, हमें गति दी, हमें भोजन भी दिया, और हम टॉप ऑफ द फूड चेन हो गए। यही आइडिया घोड़े को पहले आ गया होता तो इस क्लास में बच्चे अलग होते। ठीक है, वो अलग बात थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक 10,000 साल पहले एक आंदोलन हुआ। 10,000 साल पहले, अगर उससे पहले दो आखेट करते हुए मानव एक दूसरे से कहें भाई कब तक शिकार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कहीं एक ही जगह पे खाना खुद से बन जाए, कहे चुप पगले तुझे कुछ नहीं पता है। बट 10,000 साल पहले क्रांति हो गई कि नहीं होगी? उसे क्या कहा गया? कृषि क्रांति। अभी जो हाइड्रोपोनिक्स है, कृषि तो हमारे लिथोस्फीयर से है ना, स्थल मंडल से हमने खाना उगाना सीख लिया। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या कह रहा है, आप जल मंडल से भी खाना उगा सकते हैं। वो भी एक क्रांति के मोड़ पर हम खड़े हैं कि नहीं खड़े? और पृथ्वी पे स्थल ज्यादा है, जल ज्यादा है?
जल ज्यादा है तो हम उससे कर सकते हैं। वैसे अभी तक हम जल में क्या सोचते थे, मछली पकड़ते थे, मछलियों के मत्स्यन के भंडार खत्म हो गए दुनिया में। तो अगर हमारे पास कोई सतत प्रक्रिया आ जाए जिससे हम जल से बहुत सारा खाना उत्पादन कर सकें तो क्या बात है। और किसे पता, अभी तो स्थल मंडल और जल मंडल है, वायुमंडल भी तो है। पता चला चुटकी से, कृपा से, कृपा से बर्गर आ गया। ठीक है। ऐसे हुआ था वो क्या है महाभारत में, कुंती को पुत्र कैसे हुआ था, सूर्य देव का प्रकाश आया, कृपा आई तो कर्ण आ गया था कि नहीं आ गया था, सूर्य पुत्र कर्ण। तो बायोलॉजिकली तो नहीं आया था, कैसे आया था, किरणों से आया था। मुझे नहीं पता भाई कैसे आया था, ऐसे कुछ है। तो क्या हमारे पास ये संभव है कि चुटकी बजाकर खाना आ जाए? तो आप कहेंगे सर ये तो बेवकूफी की बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता भाई तकनीक कल कहाँ जा सकती है। हमने पानी से उगाया कि नहीं उगाया? अगर हम हवा में ही कहीं पे पोषक तत्व तैरा दें और बीज को ऐसे तैरा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर क्या रही है, क्या पता कर दे। फिर वो खाएंगे या नहीं खाएंगे मुझे पता नहीं, उसको खाने के बाद शरीर में क्या हो सकता है पता नहीं। तो ये सारी चीजें जो आप देखते हैं, इन्हीं को हमारी एक संधि है, जैव विविधता संरक्षण संधि, सीबीडी। सीबीडी का एक प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो इन सब चीजों पे, ये जो शोध हो रहा है, जैविक शोध हो रहे हैं, इन पे नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई किसी भी चीज का जैविक शोध कर ले, जीन्स को मिला के कुछ भी बना दे। तो यूएसए में यही जो मैंने अभी आपको कहा, कौन सी ये कृत्रिम मीट जो बन रही है, कल्चर्ड मीट, कल्चर्ड मीट पर बैन है अभी। शायद एक राज्य ने खोला हुआ है, यूएस के जो 50 राज्य, एक राज्य ने कहा कि हम कल्चर्ड मीट भी खाएंगे, तो आप बेच सकते हैं। क्योंकि सरकार को इस पे परमिशन देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी बना के आ सकते हैं। तो ये सारे शोध जो हैं बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। अभी आपने कोविड की वैक्सीन के बारे में भी सुना कि कोविड की जो कोविशील्ड है उसके कुछ दुष्परिणाम भी संभव है, कुछ है या नहीं है। अब आपने कोविशील्ड ली, अब आप जो है सोच रहे हो अब क्या यूपीएससी यार, अब तो कोविशील्ड ले लिया, वैसे ही जाना है तो क्या हुआ। तो मैंने कहा वो संभव है, पर यही चीज है कि ये विज्ञान की चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो जो एनसीईआरटी का संदर्भ समझ में आ गया, एनसीईआरटी मृदा को अहमियत देना चाहती है, और हमारे मित्र जो कह रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स से संभव है, शोध में है, उसमें भी पोषक तत्व हो रहे हैं, बट वो अभी तक मृदा का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर मृदा का रिप्लेसमेंट होता तो विश्व में खाद्य सुरक्षा की कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? कौन सी मृदा हो गई हमारी? काली मिट्टी हो गई। इससे जुड़े जो मुद्दे होंगे वो देख लीजिएगा। अब किस में आ जाए? लाल मिट्टी, लाल व पीली मृदा, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो। तो पहले तो ये बताइए इसका रंग कहाँ से आया, रेड क्यों हो गया और येलो क्यों हो गया? तो लोहा से रेड हो गया, मैंने मान लिया लोहा से क्या हो गया, रेड हो गया। पीला कैसे हो? तो एक होता है आयरन, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का अगर ऑक्साइड बनेगा तो वो कौन से रंग का होता है? लाल। आयरन का ऑक्साइड अगर बनेगा तो। लेकिन अगर आयरन का संयोजन अगर पानी से हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ये होता है पीला। ठीक है, तो समझिए ये पठार है बच्चों, ये पठार, कर्नाटक का पठार, इस पठार पे से नदी भी बह रही है, ये हमारी नदी बह रही है, और इसमें हमारे पास लाल मृदा है। लाल मृदा है क्योंकि ये किससे बना है? शील्ड से बना है, शील्ड में लोहा था। लेकिन इस क्षेत्र में नदी के आसपास वही लाल मृदा क्या हो गई? पीली हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर जल योजित लौह का ऑक्साइड है। तो जल योजित लौह ऑक्साइड जहां पर आएगा वो क्या होगा? वो पीला हो जाए। सभी लोग क्लियर? डन। तो पहला तो रेड एंड येलो। अब ये रंग मैंने आपको बता दिया, रंग पे ही हमने इस पे चर्चा शुरू की। अब दूसरा
हर एक में यही बार बार करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि करना क्या होता है उत्तर लेखन में। तो इसका मुझे जल्दी से बताइए, इसकी उत्पत्ति कैसे हो, इसकी उत्पत्ति कैसे होती, लाल मृदा उत्पत्ति कैसे हो? जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे ऐसे सोच कर। शील्ड, जो हमारी शील्ड है, शील्ड के अपर्दन से। तो क्या हम ये कह सकते हैं आर्कियन, अपने शब्द को टेक्निकल भी रखना है ना, आर्कियन शील्ड जिनमें ग्रेनाइट है, नीस है, शिस्ट व धात्विक खनिज वाले शैल, शैलों का अपक्षय व ऑक्सीकरण भी कर दूं, ऑक्सीडेशन भी तो चाहिए हमें, तभी तो रंग आएगा। अपक्षित भी हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, लाल रंग भी आ रहा है। लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक है। अब जब ये आग्नेय चट्टानों से बने हैं और ग्रेनाइट है, निस्ट है, नीस है, शिस्ट है, ये कायांतरित भी होते हैं, आसानी से घिसेंगे या मुश्किल से घिसते हैं? मुश्किल से घिसेंगे। तो जब घिसेंगे टूटेंगे तो इनके कण बड़े होंगे या बहुत महीन होंगे? बड़े बड़े कण होंगे। तो ये अगर देखा जाए, अभी जो काली मिट्टी देखी थी उनके क्या थे, महीन कण थे, इनके क्या होंगे, कोर्स होंगे। ठीक है। और उसके अंदर अगर हम बात करें, ये ठोस हैं तो इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जीवांश ज्यादा होगा, जीवांश की भी मात्रा कम होती है इनमें। और मुझे एक बात बताइए कि लोहा जिसमें हो, एल्यूमिनियम जिसमें हो, फसल के लिए ज्यादा अच्छा है? फसल के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें इसमें एक तो कण जो है, अगर हम इसका संयोजन देखें या गठन देखें, तो इसमें क्या है, मोटे कण, कण का आकार ये है, कोर्स है, कोर्स है। तो जल संचय क्या होगा, अधिक या कम? जल संचय कम हो जाएगा। ठीक है। और हमेशा की तरह नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, जीवांश भी नहीं है, कठोर होते हैं ये, पानी का अभाव होता है इनमें। ठीक है। कठोर भी हैं, पानी का अभाव भी है। ग्रेनाइट में सिलिका होती है, सिलिका टूट के क्या बनेगी, रेत। तो ये रेतीले होते हैं। कोर्स है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेतीले। तो कृषि के लिए कैसे होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे? अभी तक तीन हमने बात किया, तीसरे पर हैं। हमने पहले जलोढ़ मिट्टी की बात की, उसके बाद काली मिट्टी, दोनों को हमने कहा। एक में तो पूरे हमने खाद्यान्न ही लगा दिए, सब कुछ जलोढ़ में सब कुछ लग रहा था, उसमें भी अच्छी चीज। इसमें क्या लगेगा, इसमें अब सीमित हो जाएगा, सीमित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेतीली है, सब कुछ है, तो अगर मानव की दृष्टि से हम देखें, मानव उपयोग की दृष्टि से हम देखें, तो ये कम उपयोगी होता है, कम उर्वरा। ठीक है। और उच्च भूमि, उच्च भूमि जो ऊपर का है, ये बहुत उपयुक्त नहीं होता कृषि के लिए। कृषि कम, तो बल्कि यहाँ पर कृषि क्यों करनी है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर आपके पास मृदा है तो क्या करना चाहिए, मृदा में अगर खनिज है तो खनन करिए। तो यहाँ पर खनन की कोशिश होती, लेकिन नदी घाटी, नदी घाटी जहां पर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नदी घाटियों में जहां पर ये पीला भी है, वहां पे लाल व पीली मृदा
या मैं कह सकता हूं सापेक्षिक रूप से अधिक उर्वरक है, सापेक्षिक रूप से उर्वरा यहां पर अधिक होगी, सापेक्षिक रूप से यहां पर उर्वरा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। सर उत्पत्ति के स्थान पर कुछ लिखा है, जो भी लिखा है आप समझ गए ना? किसी ने कहा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पर कुछ लिखा था? कहाँ पर इसमें गड़बड़ है? और भी पहले? हाँ, उत्पत्ति लिखा है। ओहो, पूरी क्लास इसी में रुक गई, पूरी चिट्ठी भेज दी है सर, वहाँ अ लिखा है, ऊ होना चाहिए। बढ़िया यार, इतना ही ध्यान अपने उत्तर लेखन में भी रखो तो बात ही क्या है। ठीक है, चलिए सही कर लीजिए, ऊ कर लीजिएगा, ऐसा थोड़ी कि उसको वो लिख रहा है। और लिख क्या रहा है? सर आपके डर के कारण हाथ नहीं उठा रहा हूं, चिट्ठी भेज दी, क्लास रुक गई, मेरा क्या डर है? डर तो उनका है कि वो क्या सोचेंगी, मैं फालतू में मेरे नाम पे बिल फाड़ रहा है यार, कि मास्टर जी जो है मारने पीटने आ जाएंगे। ध्यान दो, मास्टर के मैसेज को भी समझो। सर ये अतपत्ति लिखा हुआ है, इस पे कोई सजा है क्या, फांसी हो जाएगी? बताओ यार, हद है। चलो कर लो। और ये तो डर का आलम है कि भाई डर से सर चिट्ठी लिख रहे हैं, डर से चिट्ठी नहीं लिखी जाती, ये हम कह रहे हैं हौसले की कमी होती है जब हम छुप के करते हैं। आपको जो पूछना है आप पूछिए, आपको तो हाथ खड़ा करते भी किसी की आवाज आई थी, सर मुझे डाउट है, खंबे के पीछे थे, मैंने मुड़ के पूछा हाँ भाई क्या डाउट, इन्होंने एनसीईआरटी का पूछा। हम लोगों को क्या रहता है यार, ऐसे ना अगर मैं पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग वैसे भी कुछ नहीं कहने वाले, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये अपनी समस्याओं से ग्रस्त है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी देख रहे हैं। अच्छी बात है, जो सवाल पूछना है पूछो। उत्पत्ति हो गई, कहाँ पर होगी लाल मिट्टी? लाल मिट्टी कहाँ पर होगी? तो एक विशेष, अगर इसकी अवस्थिति की मैं बात करता हूँ, अवस्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी अवस्थिति कुछ ऐसी है विशेष, जो परीक्षा में भी पूछा गया कि ये उसके चारों ओर है। किसके चारों ओर? काली मिट्टी की परिधि पर, काली मिट्टी की परिधि। अब छोटी ई बड़ी ई कर लेना, ठीक है? सर ये मात्रा जो है इधर होती उधर होती, आपके डर से नहीं बता रहा हूँ, अरे डर वर छोड़ो, मजाक ना करो, ठीक है? और हमने कहा हमारे शील्ड क्षेत्र, शील्ड के क्षेत्र नीचे आ जाए, कर्नाटक, पूर्वी घाट, कर्नाटक पूर्वी घाट और छोटा नागपुर का क्षेत्र है ऐसा। अब अपनी एटलस में देख लीजिए क्या वो चीजें हैं या नहीं है, एक बार जल्दी से चेक करेंगे सभी लोग, क्या एटलस में भी दिया है या नहीं दिया है? दिया है? दिख रहा है कि काली मिट्टी, देखिए पहले काली मिट्टी के चारों ओर, मिली काली मिट्टी या नहीं मिली? काली मिट्टी के चारों ओर, सर उत्तर में नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर में भी अगर देखा जाए तो उत्तर में कई जगह पे तो लिखा होता है लाल और काली मिट्टी। लाल और काली क्या होती है भाई? काली मिट्टी तो किससे आती है? बसाल्ट वाले क्षेत्र से। लाल किससे आती है? शील्ड से। तो क्या आपको पता है बसाल्ट के उसी क्षेत्र में हमारे पास सतपुड़ा भी है, सतपुड़ा शील्ड है। अब दोनों का अपर्दन होगा तो एक मिश्रण का भी तो क्षेत्र संभव है। तो लाल और पीली में तो क्या अंतर है? लाल है ऑक्साइड और पीला क्या है? जल योजित ऑक्साइड। और लाल और काली क्या है? वो एक्चुअल मिश्रण है दो चीजों का।
कि काली नदियां लेकर आई और लाल भी लेकर आई, तो उनके मिश्रण से हमारे पास क्या हो गई, काली और लाल। अगर तुलना करनी हो लाल वर्सेस काली और लाल, कौन सी बेहतर, सोच के बताइए, अभी तो सारे गुण बता दिए। काली और लाल, जहां भी काली आएगी, काली उसके उसको क्या करेगी, टेक्सचर को फाइन कर देगी, उसमें बहुत सारी चीजें कर देगी, तो ये सारी चीजें। तो यहाँ पर भी दक्षिण भारत में, खासकर दक्षिण भारत में कृषि होती कि नहीं होती, तो वहां पर भी मोटा अनाज हो जाएगा। तो जिन क्षेत्रों में जो उठे हुए क्षेत्र हैं, जहां पर बहुत ज्यादा उर्वरकता नहीं है, वहां पर मोटा अनाज होगा, रागी और ज्वार हो जाएगा। और जो घाटी क्षेत्र हैं, जहां नदियां उसे बहाकर लाती है, वहां पर आप देखेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था और उर्वरा डालकर वहां पर खाद्यान्न भी होते हैं। क्लियर हो गया? ये क्या हुआ आपका, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। अब आते हैं लेटराइट। और ये लाल मिट्टी को हमें किस में डालना है, क्या ये वाहित है या स्थलबद्ध है? वाहित है, स्थलबद्ध? अपने स्थल पे है, अपने शील्ड के ऊपर ही तो ये आपको दिखाई दे रही है, शील्ड के ऊपर। हाँ, नदियों में कुछ हिस्सा इसका जो वाहित हो जाता है वो लाल और पीला हो जाता है। जब हम जलोढ़ की बात कर रहे थे, जलोढ़ तो अपने पैतृक पदार्थ के आसपास था ही नहीं, वो तो बहुत ही दूर था वहां पर। ठीक है, लेटराइट पे आते हैं। लेटराइट विशेष मृदा है। ये कहां पर होती है, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। क्रमानुसार शुष्क व आर्द्र जलवायु दशा। गीला सूखा जहां पर होता है, वहां पर ये निर्माण होता है। पहली चीज तो ये कि कौन सी मृदा ऐसी पाई जाती है, कुछ देश का 7 से 8% भूभाग जो है ये इस मृदा में है। मृदा क्या है फिर से, स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध मृदा है। ठीक है, क्रमानुसार शुष्क व आर्द्र जलवायु की दशा में होता है। लेटराइट में, लेटर शब्द जो है, लेटराइट का जो शब्द है ये आता है ईंट से। ईंट मतलब ब्रिक। ये ईंट निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार पूछ लेता है कौन सी मृदा, कौन सी मृदा कृषि के लिए अच्छी नहीं है, कृषि के लिए अनुपयुक्त, कृषि के लिए अनुपयुक्त है। हाँ, कुछ बागानी फसल, बागानी फसल व वृक्ष, वृक्षारोपण आधारित रोपण कृषि के लिए संभव है। तो ये सब प्रीलिम्स में पूछा गया है। एक विशेष मृदा है ये, प्रीलिम्स का फेवरेट वाली मृदा है। ऐसा देखा जाए तो कृषि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक प्रक्रिया की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, बागवानी फसलें क्या होती हैं, रबड़, चाय, कॉफी, कुनैन। कुनैन क्या होता है, सिंचोना, दवाई होती है मलेरिया की। तो बागानी फसलों के लिए ये होता है, बट खाद्यान्नों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होता। और बल्कि गोवा कर्नाटक जाएंगे आपको काजू बहुत मिलता है, काजू की फसल। ठीक है, तो अब इसके विशेष चीज है, इसके रंग और बाकी चीजें सब आ जाएंगी। पहले तो इसके मैंने विशेषताएं आपको बता दी। अब इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति, जो भी स्पेलिंग गलत सही हो रहा है प्लीज मान लीजिएगा। उत्पत्ति में शब्द आता है निक्षालन।
यानी लीचिंग। हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ऑन शील्ड, आर्द्र व उष्ण दशाएं अत्यधिक वर्षण, वर्षण भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, आर्द्र व उष्ण दशाएं भी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, शील्ड भी होनी चाहिए। और अगर आपको विश्व भूगोल की क्लास याद है तो इसमें मैंने कहा था ऐसी दशाओं में बसाल्ट बनता है। याद है बेसाल्ट और एल्यूमिनियम ऐसे ही बनता है। जिन लोगों को नहीं याद है हम उसे दोबारा से कर लेंगे। तो निक्षालन की प्रक्रिया से बनता है। निक्षालन की प्रक्रिया क्या है ये भी बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखें कैसे बन रहा है। ये हमारी मृदा, मृदा पर क्या है, ऊपर पत्तियां हैं। कौन सा लेयर है बच्चों, ये ओ लेयर, ओ लेयर। और इसमें हमारे कुछ पादप भी हैं। तो पादप हैं, पादपों की जड़ें भी होंगी। ठीक है, ये हमारे पादप हैं। अब क्या होता है कि क्षेत्र क्या है, उष्ण और आर्द्र है। क्या है, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा होगी तो ये मृदा में भी तो जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो पर ये तो ठोस है, याद रखिएगा। ये क्या है, डी। ये क्या है, सी। तो जो भी, भाई चट्टाने तो टूट ही रही है ना, अपक्षय तो हो ही रहा है। तो जहां पर भी कण है, जहां पर भी कण है, जहां भी जल की, जल का इनग्रेस हो सकता है, जल का आगमन होगा, जल नीचे जाएगा। अब जब पानी नीचे जाता है बच्चों, तो सतह में जो मृदा होती है, मृदा में क्या होता है, कैल्शियम पोटेशियम, अभी बताया पोटेशियम इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अब दिक्कत क्या है, ये सारे के सारे लवण हैं, पानी के संपर्क में आएंगे तो क्या होंगे, घुल जाएंगे। घुल जाएंगे तो पानी इनको बहाकर जो नीचे की चट्टाने हैं वहां पर ले आएगा, और भूजल की तरह एकत्रित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारे जो पोषक तत्व थे वो कहाँ पहुंच गए, भूजल में पहुंच गए। कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पर रेत भी थी। यहाँ पर क्या थी, रेत भी थी, सिलिका। सिलिका, सिलिका गर्म और आर्द्र दशाओं में सिलिका भी धुल जाती है, और वो नीचे पानी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है तो वो नीचे ले आता है। आप समझिए, आपके घर में, आपके घर में बहुत सारी रेत आ गई, मिट्टी नहीं, मिट्टी तो आप देखेंगे झाड़ू में चली जाती है, रेत आ गई बहुत सारी। और उसमें अगर आप पानी का एक जेट मारेंगे तो रेत को धकेल देता है कि नहीं। तो ये पानी क्या कर रहा है, उस रेत को नीचे ले जा रहा है। अब आपकी मृदा में जो ऊपर है, ऊपर रेत की भी कमी हो गई और ये भी चले गए। और अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि परपटी में 8 पदार्थ होते हैं। परपटी के 8 पदार्थ हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। क्योंकि आपने सियाल सुना है कि नहीं सुना है, सिलिका, एल्यूमिनियम और O2, और क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, ये क्षार हैं, ये बेसिस हैं, बेसिस हैं, लवण है ये। क्या हुआ इन बेसिस का, इसमें, इस चित्र में क्या हुआ इनका, ये सब नीचे चले गए। ये जो नीचे जाने की प्रक्रिया है इसको निक्षालन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीचिंग। कहां से गए, ए लेयर से गए और बी लेयर में आ गए, आ गए, नीचे चले गए कि नहीं चले गए। तो जो हमारे, जो हमारा मृदा है, मृदा का जो टॉप सॉइल है,
टॉप सॉइल ने अपने लवण खो दिए या नहीं खो दिए? लवण भी खो दिए, बेस भी खो दिए। पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब बेस चले गए तो ऊपर क्या रह गया? एसिडिक। चीजों को मिला के एसिड और बेस क्या होता है? नमक जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड बच्चों, HCl, ये एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें ये क्या होता है? H प्लस पॉजिटिव और Cl माइनस। तो जहां भी प्लस होगा, ये प्लस वाले क्या है? ये बेस है। ये नीचे चले गए, सोडियम बाकी सब नीचे चले गए, ऊपर क्या रह गया? माइनस रह गया। तो ऊपर की सतह क्या हो गई? एसिडिक हो गई। पहले क्या थी? न्यूट्रल थी। पहले न्यूट्रल थी, एसिड का H प्लस भी था और Cl माइनस भी था, NaCl दोनों थे। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों? अब ये क्या हो गया? ऊपर एसिडिक हो गया। बताओ, मृदा अच्छी मृदा या बुरी मृदा? एसिडिक। एसिडिक में कृषि हो सकती है, इसलिए था कि कृषि के लिए अनुपयुक्त। पर जब मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा था चाय कॉफी ये झेल जाती है एसिडिक, तो यहाँ पे हमने लिखा चाय कॉफी, इसलिए लिखते। पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद सिलिका भी चली गई, तो ऊपर सतह पे क्या बचा? आयरन और एल्यूमिनियम। तो एक ऐसी मिट्टी है, एक ऐसी मिट्टी जिसमें आयरन है सतह पर, आयरन है और एल्यूमिनियम, दोनों धातु हैं कि नहीं? अगर इस मिट्टी की लुगदी बनाकर और उसकी ईंट बना दी जाए, तो ईंट में किसका दम है? लोहे का और एल्यूमिनियम का। मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? इसलिए लेटराइट शब्द लेटर से आता है, जिसका मतलब ही ईंट है। ये ईंट की मृदा होती है। इससे ईंट निर्माण तो अच्छा है, लेकिन खाद्यान्न फसल जो है, फसलों के लिए अनुपयुक्त है। निक्षालन की प्रक्रिया समझ में आ गई? आई या नहीं आई? अगर आपको समझ में आई, मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसान जुताई क्यों करता है? जब पिछली फसल लगी होगी, तो सारे बेस कहाँ चले गए? नीचे चले गए। ऊपर क्या हो गया? ठोस हो गया। अब इसमें दोबारा अगर फसल लगाऊंगा तो बेवकूफी है या नहीं है? क्योंकि ये तो सब खराब हो चुका है। तो एक बार वो क्या करना चाहेगा? सब चीज को तोड़ के मिलाना चाहेगा। मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए? तो इसलिए किसान वो चीजें करता है। चार मृदा हो गई। यही चार मुख्य मृदा थी हमारी। कहाँ पर होंगी ये क्षेत्र? अगर मैं देख रहा हूं तो लेटराइजेशन अपनी मानचित्र में आप देखेंगे तो कहाँ पर मिला है लेटराइजेशन? एक तो यहाँ मिलेगा, केरल कर्नाटक की बॉडी बाउंड्री पर। केरल कर्नाटक। तो ये क्या है? सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, और हमारा बाबा बुडान हिल वो है। दूसरा यहाँ पर होगा छोटा नागपुर में, चेक करिए, छोटा नागपुर क्षेत्र, एनसीईआरटी से पढ़िएगा, छोटा नागपुर। और यहाँ मेघालय। क्या मेघालय में भी बहुत बारिश होती है कि नहीं होती है? अगर आप नियम से चल रहे हैं तो ये चारों आपके हो जाने चाहिए। ठीक है। तो मृदा के जो छोटे वाले बचे हैं, जो चार प्रकार हैं, उन चारों प्रकार में केवल दो दो पंक्तियां हैं, वो मैं कल करवा दूंगा। आज से क्लास का समय हम जो है 10:30 पे बंद करेंगे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्लास भी गर्म हो जाते हैं, एसी भी गर्म हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए हम नहीं चाहते। ख्याल रखिए अपना भी, गर्मी में भी खूब पानी पीते रहिए। ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड। और हमने कई संस्थानों में तो देखा उन्होंने छुट्टी कर दी है या फिर ऑनलाइन करने लगे हैं, पर हम जब तक संभव है आप लोगों को यहीं पर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये चार मृदा हो जाएंगी। आपको मैंने कहा कि उत्तर लेखन के लिए आपको करना हो, कल एक उत्तर लेखन करवा सकता हूं मृदा से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो सभी लोग पढ़ के आएंगे, कल मृदा पर हम उत्तर लेखन भी करेंगे।